नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डीएलपी चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एकेडमी गया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किए थे, जिसमें हमें स्टडी करना है लिमिट्स, फिट्स, टॉलरेंसेस एंड गेजेस के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट इसके पहले वाले लेक्चर अगर नहीं देखे हैं और ये डायरेक्ट अगर आज के लेक्चर अभी के लेक्चर अगर अटेंड कर रहे हैं, तो उन सारे भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप सबसे पहले जाएं और इसके पहले वाला लेक्चर पहले देखें। उसके बाद आप इस लेक्चर को देखिएगा, तब जा कर के आपको पूरा का पूरा क्लियर होगा। नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे टर्म जिसको अब हम यहाँ पे रिपीटेड नहीं कर सकते हैं, हम उस चीज़ को नहीं बता सकते हैं कि ये क्या होता है, इस टर्म का मतलब क्या होता है। जब तक वो टर्म नहीं समझिएगा तब तक आपको मेट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए आप सभी भाइयों से निवेदन है कि आप इसके पहले वाला लेक्चर देखिए, उसके बाद आप ये लेक्चर अटेंड करिएगा। तो आइए बात करते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे टॉलरेंस जोन के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे फीट क्या होते हैं, फीट्स कितने टाइप्स के होते हैं। इन सारे टॉपिक को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ये एलोवेंस क्या होते हैं, होल बेसिस सिस्टम क्या होते हैं, फिर सॉफ्ट बेसिस सिस्टम क्या होते हैं। फिर उसके बाद दोनों के बीच में होल बेसिस सिस्टम सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में डिफरेंस क्या है, सेलेक्टिव असेंबली क्या है। और सबसे पहले जैसे ही हम इम्पोर्टेंट वोकेबलरी के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में नहीं बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस क्लास। तो इन सारे टॉपिक का हम डिटेल एनालिसिस इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में 12 टर्मिनोलॉजी को यूज कर चुके थे। 12 टर्मिनोलॉजी के बारे में देख लिए थे कि हर टर्म का क्या क्या मतलब होता है। तो आज 11 टर्मिनोलॉजी देखे थे। आज हम 12वां टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें इस 12th नंबर टर्मिनोलॉजी में हमें पढ़ना है टॉलरेंस जोन के बारे में। तो जोन कहने का मतलब एक रीजन, क्षेत्र। जोन कहने का मतलब क्षेत्र, और किसका क्षेत्र? टॉलरेंस का। तो जो आपको होल बनाइए चाहे शाफ्ट का डिजाइन करिए, तो दोनों को डिजाइन करने के लिए एक आपका लिमिट दिया जाता था, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में ही जो आपका जो जोन आ रहा, जो क्षेत्र आ रहा था, वही आपका क्या कहला रहा था? टॉलरेंस कहला रहा था। तो वो क्षेत्र ही आपका टॉलरेंस जोन कहलाएगा। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमें रिप्रेजेंट करना है शाफ्ट का, तो शाफ्ट का माना कि डायमेंशन इस तरीक़ा से होता है, इस तरीक़े से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका अपर लिमिट माना कि ये जीरो लाइन, ये जीरो लाइन है, और जीरो लाइन से इसका नीचे में मतलब कि लोअर लिमिट है, जैसे कि ये 100 प्लस माइनस 0.2, यानी कहने का मतलब अपर लिमिट जो होगा वो 100.2 होगा, और लोअर लिमिट जो होगा 99.8 मिलीमीटर होगा। तो यहाँ पे ये जीरो लाइन हुआ। जीरो लाइन से जो आपका ये डेटम लाइन के बीच में डिस्टेंस होता है, यही बेसिक साइज होता है। बेसिक साइज इसका क्या होगा? 100 हो जाएगा, 100 मिलीमीटर हो जाएगा। फिर इसका अपर लिमिट जो होगा वो ये होगा, अपर लिमिट 100.2, और लोअर लिमिट ये होगा। तो ये दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के डिफरेंस क्या कहलाते हैं? टॉलरेंस कहलाते हैं। तो ये टॉलरेंस से आपका ये दोनों के बीच का डिस्टेंस टॉलरेंस कहलाया। और ये क्षेत्र जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो क्षेत्र पाया जा रहा है, ये क्षेत्र जो पाया जा रहा है, यही क्षेत्र आपका टॉलरेंस जोन कहलाता है। तो ये क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? टॉलरेंस जोन। अभी टॉलरेंस जोन किसके लिए? शाफ्ट के लिए। तो शाफ्ट के लिए एस से डिनोट करेंगे। अगर यही होल रहता तो होल के लिए यहाँ पे क्या रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाते इस तरीके से, और इसका टॉलरेंस जोन यही होता, और इसका टॉलरेंस जोन, और यहाँ पे एच लिख देते हैं तो समझ जाता है कि ये क्या है? टॉलरेंस जोन ऑफ होल है। तो यहाँ पे टॉलरेंस जोन क्या होते हैं? तो टॉलरेंस जोन जो है, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉलरेंस। जो हम लोग टॉलरेंस का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, वो मैग्नीट्यूड को हम ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंट कर देंगे ग्राफ पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना ही आपका टॉलरेंस जोन कहलाता है।
देखिए, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस के मैग्नीट्यूड को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना ही आपका क्या कहलाता है, टॉलरेंस जोन कहलाता है। टॉलरेंस जोन को T.Z से डिनोट करेंगे, कहीं भी अगर इस तरीके से लिखा हो रहे तो उसको समझना है टॉलरेंस जोन हम लिखे हुए हैं। फिर अब इसके बाद आता है, लिखा हुआ है इट्स पोजीशन इन रिलेशन टू द जीरो लाइन। जो टॉलरेंस जोन का जो पोजीशन होते हैं वो किसके साथ रिलेटेड रहते हैं, वो जीरो लाइन के साथ ही रिलेटेड रहते हैं। यानी कहने का मतलब टॉलरेंस जोन का जो पोजीशन जो डिफाइन करते हैं वो जीरो लाइन से ही डिफाइन होकर के आता है। इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि जब हम लोग कोई शाफ्ट या ये होल का डिजाइनिंग कर रहे थे तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जीरो लाइन ड्रॉ कर रहे थे। क्या ड्रॉ कर रहे थे, जीरो लाइन। और जीरो लाइन के ऊपर में जा रहा था अपर डिवीजन, और वो अब ऊपर जा रहा था कि या नीचे जा रहा था वो डिपेंड कर रहा था उसके, या जीरो लाइन को क्या कर रहा था, टच कर रहा था, वो डिपेंड कर रहा था शाफ्ट या होल के स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो माना कि ऊपर जा रहा और जीरो लाइन से ही नीचे जा रहा है तो वो लोअर डिविएशन कहला रहा था। तो अपर डिविएशन और लोअर डिविएशन के बीच का जो डिफरेंस आ रहा था वही आपका टॉलरेंस का वैल्यू आ रहा था। वही आपका क्या आ रहा था, टॉलरेंस का वैल्यू। तो टॉलरेंस जो होगा वो अपर डिवीजन लोअर डिवीजन के बीच का डिफरेंस है। तो यहाँ पे टॉलरेंस का वैल्यू आ गया, तो ये वैल्यू का ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना ही टॉलरेंस जोन कहलाता है। तो यहाँ पे फाइनली जो आया टॉलरेंस जोन आया वो इनिशियली कहाँ से होकर के आया, किससे रिलेशन में आया होगा, वो जीरो लाइन के साथ रिलेटेड में होगा, तभी जा कर के टॉलरेंस जोन का कॉन्सेप्ट आया। तो यहाँ पे आपको कभी भी कोई ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि टॉलरेंस जोन है वो किसके साथ रिलेटेड रहते हैं। पहला दे देगा आपका जीरो लाइन के साथ, अपर डिविएशन के साथ, लोअर डिविएशन के साथ, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, कुछ भी दे सकता है इस तरीक़ा से। तो आपको वहाँ पे करेक्ट करना होगा किसके बारे में, जीरो लाइन के साथ टॉलरेंस जोन का पोजीशन रिलेटेड रहते हैं। तो यहाँ पे आपको टॉलरेंस जोन ये दिखाया गया है, ये आपका टॉलरेंस जोन दिखाया गया। ये टॉलरेंस जोन है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में है। अब ये टॉलरेंस जोन है ये शाफ्ट का भी हो सकता है, या ये शाफ्ट का भी हो सकता है, या होल का भी हो सकता है। अब शाफ्ट का रहेगा भैया तो शाफ्ट के लिए इस तरीके से ये कर देंगे, इस तरीके से शाफ्ट का इस तरीके से कर देंगे तो आपका टॉलरेंस जो शाफ्ट का, और इस तरीके से अगर ये रिप्रेजेंट करेंगे तो होल का। तो इसका इंपॉर्टेंस हमको आगे है जब हम लोग क्या करेंगे, डिजाइनिंग ऑफ ये डिज़ाइन ऑफ टॉलरेंस, ये लिमिट फिट टॉलरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। जब IS स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यूज करेंगे, होल या शाफ्ट का। तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए टॉलरेंस जोन क्या होते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक टॉलरेंस के वैल्यू के क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना ही टॉलरेंस जोन कहलाता है। तो ये सारे टर्म को हमको बताने का मेन मकसद ये है कि ये सब कहीं ना कहीं यूज होने वाले हैं। तो आपको टॉलरेंस जोन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद आते हैं फीट्स के ऊपर। तो अभी तक तो हम लोग लिमिट के बारे में देख रहे थे, अपर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है, बेसिक साइज क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे ये वेरिएशन के बारे में, ये डेविएशन के बारे में देखे थे। देखिए अब यहाँ पे एक नया टर्म आया है, फीट्स। फीट का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसे क्वेश्चन हमेशा क्रिएट होते रहते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो फीट क्या होता है, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग देख रहे थे कि कोई भी 1000 प्रोडक्ट का शाफ्ट बना रहे थे या 1000 प्रोडक्ट का होल बना रहे थे। तो जब ये दोनों शाफ्ट और होल जो बनाए हैं, दोनों प्रोडक्ट बनाए हैं 1000 की संख्या में, इसका भी तो यूज होना चाहिए ना भाई। तो यूज कहाँ होगा, जब दोनों के एक दूसरे से मीट कराएंगे, कुछ ऐसे जगह पे एप्लीकेशन होगा जहाँ पे होल का भी ज़रूरत पड़ेगा और शाफ्ट का भी ज़रूरत पड़ेगा, और ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, मीट करेंगे और एक दूसरे से असेंबल करेंगे। तो असेंबल करने के दौरान जो आपका असेंबली कंडीशन क्रिएट होता है वो असेंबली कंडीशन ही आपका क्या कहलाता है, फीट कहलाता है। तो इसको हम लोग सबसे सिंपल शब्दों में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द असेंबली कंडीशन बिटवीन होल एंड शाफ्ट इज कॉल्ड एज फीट।
होल और शाफ्ट के बीच में जो असेंबली कंडीशन बनता है, जितने भी टाइप्स के असेंबली कंडीशन बनेंगे वो कंडीशन ही आपका क्या कहलाएगा, फिट कहलाता है। तो जब हम होल और शाफ्ट को असेंबल करेंगे तो असेंबल के दौरान हमारा 3 तरह का ही क्या बन सकता है, कंडीशन बन सकता है। जैसे 1000 प्रोडक्ट हम बनाएं, किसका, 1000 प्रोडक्ट शाफ्ट का बनाएं एंड 1000 प्रोडक्ट किसका बनाएं, होल का बनाएं। अब ये 1000 प्रोडक्ट का शाफ्ट का एक दूसरे से मैच कराएंगे तो एक दूसरे का क्या पेयरिंग बन जाएगा, पेयरिंग बनेगा। तो पेयरिंग के दौरान हर एक अलग अलग पार्ट का इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन करने के दौरान जब उन लोग को मीट कराएंगे तो मीट कराने के दौरान हमारा 3 तरह का ही कॉन्सेप्ट क्रिएट हो सकता है, 3 तरह का फिट क्रिएट हो सकता है। एक क्लियरेंस फिट, यानी कहने का मतलब कुछ शाफ्ट और कुछ होल के बीच में ऐसा रिलेशन होगा कि दोनों को मीट कराएंगे तो दोनों के बीच में क्या होंगे, दोनों के बीच में क्लियरेंस गैप देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के असेंबली को क्या बोलेंगे, क्लियरेंस फिट बोलेंगे। लेकिन कुछ शाफ्ट और होल का अरेंजमेंट ऐसा होगा कि एक दूसरे से मीट नहीं कर रहा है, यानी कहने का मतलब होल जो है वो शाफ्ट से क्या है, छोटा हो रहा है। जब छोटा होगा तो वो इजीली मीट नहीं करेंगे, उनके बीच में गैप नहीं बनेगा, बल्कि एक दूसरे से मेटल मेटल का क्या होगा, टक्कर होगा। यहाँ पे इस प्रकार के फिट इंटरफेरेंस फिट कहलाएंगे। कुछ असेंबली ये हुए होल और शाफ्ट दोनों को एक जगह देखने को मिलता है कुछ असेंबली में, तो इस प्रकार के फिट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फिट बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, तो आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा फिट क्या होते हैं। तो फिट जो है वो असेंबली कंडीशन बिटवीन होल एंड शाफ्ट होता है, उसी को हम लोग फिट कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको और माना कि आपको बड़ा करके लिखने की ज़रूरत है और आपको डिटेल में लिखने की ज़रूरत है, इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो इसको हम लोग इस तरीक़े से कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं दूसरे शब्दों में। इन असेंबली, असेंबली के दौरान किसका, शाफ्ट एंड होल का। इन असेंबली ऑफ होल एंड शाफ्ट दीज टू आर कंसिडर्ड एज मेटिंग पार्ट। जब असेंबल करते हैं तो होल एंड शाफ्ट को हम क्या कंसिडर करके चलते हैं, मेटिंग पार्ट कंसिडर करके चलते हैं। फिर आगे कर रहा है, द डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस बिटवीन द टू मेटिंग पार्ट्स ड्यूरिंग द असेंबली इज कॉल्ड फिट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब मीटिंग पार्ट एक दूसरे से मीट करेंगे तो मीट करने के दौरान, मीटिंग करने के दौरान जो असेंबली कंडीशन जो आएगा, क्या बोला जा रहा है, द डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस बिटवीन दी टू मीटिंग पार्ट्स ड्यूरिंग द असेंबली। असेंबली के दौरान दो मीटिंग पार्ट, असेंबली के दौरान दो मीटिंग पार्ट के बीच में जो आपका डिग्री ऑफ टाइटनेस या डिग्री ऑफ लूजनेस जो क्रिएट होगा, वही डिग्री ऑफ लूजनेस एंड डिग्री ऑफ टाइटनेस को ही हम क्या बोलेंगे, फिट बोलेंगे। तो इस तरीक़ा से बड़े शब्दों में हम इस तरीक़ा से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी आपका डिफिनीशन शॉर्ट में अच्छा लिखा हुआ है, जो कि आपको हमेशा याद रह सकता है। द असेंबली कंडीशन बिटवीन होल एंड शाफ्ट इज कॉल्ड फिट। अगर ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो ये बड़ा डिफिनीशन पर आप जा सकते हैं। फिट जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट। अब क्लियरेंस फिट क्या होता है, ट्रांजिशन फिट क्या होता है, इंटरफेरेंस फिट क्या होता है, इन सारे को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फिट्स में हम लोग बात करेंगे क्लियरेंस फिट के बारे में। क्लियरेंस फिट को कैसे समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए। जैसे कि माना कि 1000 शाफ्ट हम लोग मैन्युफैक्चर किए, 1000 होल भी मैन्युफैक्चर किए और सारे को क्या किया, असेंबल किए। असेंबल करने पर माना कि शाफ्ट का तो इस तरीक़े से 1000 मैन्युफैक्चर किए तो किसी न किसी टॉलरेंस जोन में आएगा। फिर होल भी हम लोग क्या किए, मैन्युफैक्चर किए। तो होल मैन्युफैक्चर करने के दौरान इसका टॉलरेंस जोन इस तरीक़े से आया। तो जब भी अगर होल का क्लियरेंस फिट कहाँ, तो अब बात आता है क्लियरेंस फिट किसे कह देंगे। तो क्लियरेंस फिट कहेंगे तभी कह पाएंगे जब होल एंड शाफ्ट को क्या करेंगे, एक असेंबल करेंगे। असेंबल करेंगे तो असेंबल करने के दौरान 1000 शाफ्ट और 1000 होल भी प्रोड्यूस हुआ है, तो ये दोनों को असेंबल करेंगे। तो करने के दौरान हर एक होल का लोअर लिमिट शाफ्ट के अपर लिमिट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ताकि जो शाफ्ट जो है वो होल में क्या कर सके, रिलेटिव मोशन कर सके, ये रोटेट कर सके और ये दोनों के बीच में क्या रहे, एक क्लियरेंस गैप मेंटेन रहे, ये थोड़ा सा क्या रहे, क्लियरेंस गैप रहे। तो इस तरीक़ा के अरेंजमेंट, इस तरह के असेंबली जो कहलाएगा फिट का, वो क्लियरेंस फिट कहलाएगा। क्लियरेंस कहने का मतलब दोनों के बीच में थोड़ा सा क्या गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे गैप तभी हो सकता है जब आपका क्या होगा, होल का टॉलरेंस जोन
शाफ्ट टॉलरेंस जोन से क्या होगा, ऊपर में होगा और दोनों के बीच में गैप क्रिएट होगा, ताकि ये शाफ्ट आसानी से रोटेशन में मूव कर सके, रोटेशन कर सके, और ये ट्रांसलेशनल मोशन ये इस तरीके से स्लाइड कर सके। तो इस प्रकार के फिट क्या कहलाएंगे, आपको क्लीयरेंस फिट कहलाएंगे। तो देखिए, किसी भी चीज़ का डिफिनीशन इसका जान होता है, उसका जान होता है। तो कहीं भी कोई भी टॉपिक की स्टडी करिए, कोई भी पॉइंट के बारे में स्टडी करिए, उसका इम्पोर्टेंट डिफिनीशन होता है, दिलों का धड़कन होता है। तो इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि कहीं भी किसी भी टॉपिक की स्टडी करिए, उसके डिफिनीशन को अच्छे तरीक़ा से स्टडी करिए। जिस प्रकार से हम लोग मूवी देखते हैं, तो मूवी का उसका ट्रेलर ही उसका पूरा क्या बताता है, उसका हिस्ट्री बताता है कि भैया मूवी में फाइनली 2.5 घंटे की मूवी में क्या होने वाला है, इसका क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या आने की संभावना है। तो सारा का सारा उसका ट्रेलर ही बताता है। ठीक उसी प्रकार से हर टॉपिक का जो होता है या हर पॉइंट का जो उसका डिफिनीशन होता है, वही उसका जान होता है। तो देखिए, क्लीयरेंस फिट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। अब ये क्लीयरेंस फिट को डिफाइन करेंगे तो इसमें क्लीयरेंस फिट से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री आएंगे, उनको छोटे छोटे शब्दों में सारा का सारा पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हमेशा जब भी हम आपको कोई डिफिनीशन पढ़ाते हैं या बताते हैं, तो मेरा मोटिव यही रहता है कि डिफिनीशन को कितना से कितना अच्छे तरीक़ा से, इजीली तरीक़ा से, और मैं हर पॉइंट को मतलब कि मेंशन करते हुए चले, ताकि मतलब कि डिफिनीशन गलत नहीं हो। क्योंकि अगर एक शब्द भी अगर डिफिनीशन का छोड़ देते हैं, तो आपका डिफिनीशन पूरा का पूरा क्या कर देता है, अधूरा, गलत कर देता है। तो हम ये बात को हमेशा आपको कंसीडर करके ही चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे डिफाइन किया गया है। बोला गया है, व्हेन द स्मॉलेस्ट परमिसिबल होल डायमीटर इज ऑलवेज लार्जर देन मैक्सिमम परमिसिबल डायमीटर ऑफ शाफ्ट। क्या बोला गया है, जब होल के परमिसिबल यानी परमिट करता है कितना मतलब लिमिट के बीच में आप होल मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो उसके जो होल का परमिसिबल स्मॉलेस्ट डायमीटर है, स्मॉलेस्ट होल का स्मॉलेस्ट परमिसिबल डायमीटर जो है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किसके साथ, किससे, लार्जर दैन मैक्सिमम परमिसिबल डायमीटर ऑफ शाफ्ट के मैक्सिमम परमिसिबल डायमीटर से, ताकि सो दैट देयर विल बी क्लियरेंस गैप बिटवीन शाफ्ट एंड होल, ताकि होल एंड शाफ्ट के बीच में क्या हो, क्लियरेंस गैप रहे। एज वेल एज द शाफ्ट कैन ईजिली स्लाइड, ताकि जो है साथ ही साथ क्या हो, शाफ्ट जो है वो इजीली स्लाइड कर सके, एंड रोटेट इनसाइड द होल, और शाफ्ट जो है रोटेट उसके अंदर में क्या कर सके, रोटेट कर सके। सच फिट इज कॉल्ड, सच टाइप्स ऑफ फिट इज कॉल्ड एज क्लियरेंस फिट। तो इस प्रकार के फिट को क्या बोलेंगे, क्लियरेंस फिट बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा क्लियरेंस फिट क्या कहेंगे। जब हम लोग शाफ्ट और होल का क्या करेंगे, असेंबली करेंगे, तो असेंबली के दौरान जब आप सबसे स्मॉलेस्ट परमिसिबल डायमीटर ऑफ होल लेंगे, उसका होल स्मॉलेस्ट परमिसिबल डायमीटर ऑफ होल इज ऑलवेज लार्जर दैन लार्जेस्ट परमिसिबल डायमीटर ऑफ शाफ्ट। जब भी अगर शाफ्ट के सबसे बड़े डायमीटर से होल का स्मॉलेस्ट डायमीटर अगर बड़ा हो, तो इस प्रकार के फिट को क्या बोलेंगे, क्लियरेंस फिट फिट बोलेंगे। और ये दोनों के बीच में क्या हो, क्लियरेंस गैप हो, ये दोनों जो है शाफ्ट जो है इस पर क्या करें, आपको स्लाइड कर सके, रोटेट कर सके। तो इस प्रकार के फिट आपको क्या कहलाएंगे, क्लियरेंस फिट कहलाएंगे। तो यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से दिखाया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो असेंबली जो बताया गया है, असेंबली ये आपका होल है, होल को रेक्टेंगुलर तरीके से शो करते हैं, और ये आपका क्या है, शाफ्ट है। हम देख रहे हैं टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट क्या है, ये है, और होल का टॉलरेंस जोन ये है। तो होल का सबसे छोटा परमिसिबल डायमेंशन ये होगा, और शाफ्ट का सबसे मैक्सिमम परमिसिबल डायमेंशन ये होगा। फिर भी देख रहे हैं सबसे बड़ा डायमेंशन ऑफ शाफ्ट जो है, वो होल के सबसे छोटे डायमेंशन से क्या है, छोटा है। ये दोनों के बीच में गैप है, तो ये दोनों के बीच में गैप है। अब गैप रहेगा तो ये जो शाफ्ट है आसानी से इस पर क्या करेगा, स्लाइड करेगा, इसमें क्या करेगा, रोटेशन में रहेगा। तो इस प्रकार के फिट, इस प्रकार के असेंबली की कंडीशन ही आपको क्या कहलाएगा, क्लियरेंस फिट कहलाएगा। तो आपको क्लियरेंस फिट समझ में आ गया। अब ये जो है टॉलरेंस जोन है, ये किसका, होल का। ये टॉलरेंस जोन किसका है, टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट है।
ये टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट है। तो यहाँ पे जो है ये जो है मिनिमम क्लियरेंस ये होगा। इसमें अगर हम लोग देखेंगे जब ये होल बड़ा होगा शाफ्ट से, तो हम लोग देखेंगे से कि ये दोनों के बीच में गैप जो है वही क्लियरेंस कहलाता है। क्लियरेंस मिनिमम हो सकता है और एक मैक्सिमम हो सकता है। तो मैक्सिमम कंडीशन कब आएगा, जब हम होल को सबसे बड़ा होल लेंगे और शाफ्ट सबसे छोटा ले लेंगे। शाफ्ट अगर छोटा लेंगे तो शाफ्ट का छोटा क्या है, लोअर लिमिट, शाफ्ट का छोटा क्या हुआ, लोअर लिमिट, और होल का सबसे बड़ा क्या हुआ, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, दोनों के बीच का डिफरेंस ही आपका मैक्सिमम क्लियरेंस आएगा। लेकिन मिनिमम क्लियरेंस कब होगा, यानी कि क्लियरेंस फिट कब होगा, जब आपका होल का लोअर लिमिट शाफ्ट के अपर लिमिट से क्या हो, ऊपर हो, दोनों के बीच में गैप हो, तब जाकर किया है। दोनों के बीच में जो गैप होगा, होल के लोअर लिमिट और शाफ्ट के अपर लिमिट के बीच में जो गैप होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, वही आपका मिनिमम क्लियरेंस देगा। तो यानी कहने का मतलब क्लियरेंस फिट होने का कंडीशन क्या है कि मिनिमम तो क्या होना चाहिए कि सबसे छोटा जो होल होना चाहिए ना, यानी होल का लोअर लिमिट वो जो होना चाहिए शाफ्ट के अपर लिमिट से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, शाफ्ट के अपर लिमिट से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया हम कंडीशन फॉर क्लियरेंस फिट क्या है, लोअर लिमिट ऑफ होल शुड बी ग्रेटर देन अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। यहाँ पे इक्वलिटी के साइन नहीं लगाए हैं, आप हमेशा देखिएगा, हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी जाकर के ये क्लियरेंस फिट कहलाएगा। लोअर लिमिट ऑफ होल इज ग्रेटर देन अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। अब यहाँ पे हम यहाँ पे इक्वलिटी के साइन क्यों नहीं लगाए हैं, इसको हम आगे बताएंगे, इसका रीज़न क्या होता है। तो इक्वलिटी अगर आ जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट एंड अपर लिमिट ऑफ ये लोअर लिमिट ऑफ होल एंड अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट अगर एक दूसरे के बराबर आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, कौन सा फिट कहलाएगा। तो इसको हम अभी छुपा करके रखते हैं इस कॉन्सेप्ट को, इसको सबसे लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो अभी केवल आपको ये समझना है कि क्लियरेंस फिट होने के लिए कंडीशन क्या है कि मिनिमम भैया जो शाफ्ट लेंगे उसका सबसे लोअर लिमिट जो वाला जो शाफ्ट आएगा उसका अपर लिमिट ऑफ होल, अपर लिमिट ऑफ ये सॉरी लोअर लिमिट ऑफ होल का जो डायमेंशन होगा वो शाफ्ट के अपर लिमिट से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, तभी जाकर के वो क्लियरेंस फिट फुलफिल करेगा। तो ये कंडीशन है किसका, क्लियरेंस फिट का। तो आपको क्लियरेंस फिट का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर आगे बोला जा रहा है इन क्लियरेंस फिट द टॉलरेंस जोन नेवर ओवरलैप और नेवर मीट। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि जब क्लियरेंस फिट होगा तो टॉलरेंस जोन ऑफ होल एंड शाफ्ट जो है वो कभी भी क्या होना चाहिए, ओवरलैप भी नहीं करना चाहिए, ना ही कभी मीट करना चाहिए। जब ओवरलैप और मीट नहीं करेगा तब यहाँ पे असेंबली कंडीशन बिटवीन होल एंड शाफ्ट क्या कहलाएगा, क्लियरेंस फिट कहलाएगा। तो ये बात समझ में आ गया। मैक्सिमम क्लियरेंस कब होगा, तो मैक्सिमम क्लियरेंस करने के लिए चूंकि शाफ्ट जो है वो होल जो है वो बड़ा होना चाहिए किसी शाफ्ट से, तो मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होगा, शाफ्ट का क्या लेंगे, अपर लिमिट लेंगे, और होल का क्या लेंगे, लोअर, ये होल का क्या लेंगे, अपर लिमिट लेंगे, और शाफ्ट का लोअर लिमिट लेंगे। तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस जो आएगा ये मैक्सिमम क्लियरेंस देगा। तो मैक्सिमम क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। आप यहाँ से फिगर से ही देखिए मैक्सिमम क्लियरेंस, तो मैक्सिमम क्लियरेंस यही होगा ना। मैक्सिमम क्लियरेंस के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा क्या लाएंगे, होल लाएंगे। तो सबसे बड़ा होल कौन सा बनेगा, वो अपर लिमिट का, अपर लिमिट ऑफ होल सबसे बड़ा, और शाफ्ट का सबसे छोटा लाएंगे, तब दोनों के बीच में क्या हो, गैप सबसे बड़ा बनेगा। मैक्सिमम क्लियरेंस ही गैप है, मैक्सिमम गैप है, मैक्सिमम क्लियरेंस है। तो मैक्सिमम गैप बनाने के लिए शाफ्ट ये होल का अपर लिमिट लिए और शाफ्ट का लोअर लिमिट लेंगे, तभी जाकर मैक्सिमम क्लियरेंस बनेगा। तो माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, तो यही मैक्सिमम क्लियरेंस कहलाएगा। फिर अब ये मैक्सिमम क्लियरेंस का फॉर्मूला हो, ये किसका फॉर्मूला होगा, मैक्सिमम क्लियरेंस का। मिनिमम क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, फिगर के माध्यम से ही मिनिमम क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, मिनिमम क्लियरेंस के लिए चूंकि होल का टॉलरेंस जो ऊपर होना चाहिए शाफ्ट से और दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, तो मिनिमम क्लियरेंस तो यही ना है भाई, यही ना मिनिमम क्लियरेंस है। तो मिनिमम क्लियरेंस का फॉर्मूला कैसे बोलेंगे, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, तो ये मिनिमम क्लियरेंस का फॉर्मूला हो गया। तो आपको कंडीशन ही पता चल गया कि क्लियरेंस फिट होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, क्या फुलफिल करना चाहिए। फिर आप मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम क्लियरेंस क्या होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मिनिमम क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या हुआ, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो आपको ये दोनों फार्मूला याद रखना है।
याद नहीं रखना है, केवल और केवल आप अगर होल और शाफ्ट के बीच में जो असेंबली किए हैं वो कंडीशन भी आप याद रखिएगा कि क्लीयरेंस के लिए क्या चाहिए, होल का जो टॉलरेंस जोन होना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए शाफ्ट के टॉलरेंस जोन के बीच में, और दोनों टॉलरेंस जोन के बीच में कुछ ना कुछ गैप होना चाहिए। तो इस प्रकार के असेंबली कंडीशन आपका क्लीयरेंस फिट कहलाएगा। तो आपका क्या होना चाहिए, हमेशा जो होल होना चाहिए वो शाफ्ट से बड़ा ही होना चाहिए। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिनिमम क्लियरेंस इज आल्सो नोन एज एलोवेंस। मिनिमम क्लियरेंस का ही एक दूसरा नाम है, क्या है, एलोवेंस नाम है। तो आपको एलोवेंस को भी पता चल गया होगा कि एलोवेंस जो है वो क्या है, मिनिमम क्लियरेंस ही है। तो मिनिमम क्लियरेंस कभी ऑब्जेक्टिव में लिखा रहा है, मिनिमम क्लियरेंस इज आल्सो नोन एज एलोवेंस, या फिर कहेगा क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एलोवेंस इज इतना। तो एलोवेंस इज इतना कुछ प्लस 10 मिलीमीटर दिया हुआ है, या फिर 0.01 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो 0.01 मिलीमीटर एलोवेंस यानी कहने का मतलब मिनिमम क्लियरेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि क्या बोला गया है, क्लियरेंस फिट होने के लिए होल का टॉलरेंस जोन ऊपर होना चाहिए। देखिए ये शब्द को हम हिंदी में क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये एक ऐसे टर्म है ना मेरे भाई कि आपको किसी भी बुक्स में देखने को नहीं मिलेंगे। आप बुक्स का डिटेल एनालिसिस करिएगा, डिटेल में स्टडी करिएगा, तब जा कर के आप 10 पेज पढ़िएगा, तब जा कर के आपको एक रिजल्ट समझ में आएगा, तब जा कर के आपको समझ के वो मतलब कि क्लियरेंस फिट का मतलब ये भी होता है। तो उन चीज़ों को निचोड़ को हम हिंदी में इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसका कहीं भी दूर दूर तक आपको सेमेस्टर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसको इमेजिन करने में हेल्प होगा, आपको इसको याद रखने में सहूलियत होगा। अब जब ये आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो इसको हम इस तरीक़ा से क्यों नहीं रिप्रेजेंट करें, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये सारा बात आपको फिगर में दिखाई देगा। सारा बात जो भी हिंदी में लिखे हैं सारा का सारा पॉइंट आपको फिगर में दिखाई देगा। क्या बोला जा रहा है, क्लियरेंस फिट होने के लिए होल का टॉलरेंस जोन ऊपर होना चाहिए। सही बात है, अभी बताएं, होल का टॉलरेंस जोन ऊपर होना चाहिए और शाफ्ट का टॉलरेंस जोन नीचे होना चाहिए। साथ ही साथ दोनों के टॉलरेंस जोन के बीच में भी क्या होना चाहिए, मीट नहीं करना चाहिए, यानी कहने का मतलब दोनों के बीच में क्लियरेंस गैप होना चाहिए। फिर आगे कह रहा क्लियरेंस फिट में मेटल मेटल के बीच में टक्कर भी नहीं होना चाहिए। अगर टक्कर हो गया मेटल मेटल के बीच में तो आपको कभी भी क्या नहीं होगा, क्लियरेंस फिट नहीं होगा। तो ये कंडीशन ये सब याद रखना है। ये पॉइंट अगर याद रहेंगे तो आप क्लियरेंस फिट के क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर लीजिएगा। फिर आगे कह रहा है द क्लियरेंस फिट में भी स्लाइड फिट, इजी स्लाइडिंग फिट, रनिंग फिट, स्लैक रनिंग फिट एंड लूज रनिंग फिट। तो ये जो है क्लियरेंस फिट क्या क्या हो सकते हैं, स्लाइड फिट हो सकते हैं, इजी स्लाइड फिट हो सकते हैं, रनिंग फिट भी हो सकते हैं, स्लैक रनिंग फिट भी हो सकते हैं, लूज रनिंग फिट भी हो सकते हैं। तो ये क्लियरेंस फिट को और दूसरे नामों से हम लोग इस तरीके से समझते हैं। और ये सारे टर्म जो है ना कहाँ यूज़ किए जाते हैं, अमेरिकन सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं पूछने लगेगा कि रनिंग फिट का मतलब क्या होता है। तो रनिंग फिट कहने का मतलब हो गया वो क्लियरेंस फिट ही हो गया। इजी स्लाइडिंग फिट कहने का मतलब कि वो क्लियरेंस फिट के बारे में बोल रहा है। ये स्लाइड फिट कहने का मतलब क्लियरेंस फिट ही होता है। लूज रनिंग फिट भी बोले तो समझे कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्लियरेंस फिट के ही बारे में बात किया जा रहा है। और ये सारे टर्म जो यूज किए जाते हैं कहाँ, अमेरिकन सिस्टम में यूज किए जाते हैं। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल जाता है कि रनिंग फिट इज आल्सो कॉल्ड एज क्लियरेंस फिट, और फिर इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट भी हमेशा याद रखना है। तो आपको इसमें से कोई भी नाम पूछ देगा कि इनमें से कौन किसका नाम मतलब क्लियरेंस फिट का है, तो आपको कोई भी दे सकता है। फिर एप्लीकेशन कहाँ कहाँ, तो क्लियरेंस फिट का हम लोग कहाँ देखने को मिलता है इसका एप्लीकेशन। तो जब आप मशीन टूल स्पिंडल देखिएगा तो मशीन टूल स्पिंडल में आपको क्लियरेंस गैप रहता है। फिर आपको क्या अगर है, पिस्टन सिलेंडर इन आईसी इंजन। जब आईसी इंजन में देखते हैं, आईसी इंजन में हम लोग देखते हैं कि इस तरीके का सिलेंडर रहता है और सिलेंडर के बीच में ये क्या है, पिस्टन रहता है। तो ये दोनों के बीच में क्या होता है, बीच में क्या होता है, लुब्रिकेंट ये फिल के रहते हैं, लुब्रिकेंट रहते हैं इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से
इंजन ऑयल रहते हैं, तो ये दोनों के बीच में क्या रहता है, सिलेंडर, और ये पिस्टन के बीच में क्या रहता है, सिलेंडर जो बिहेव करेगा किसके तरीके से, होल के तरीके से बिहेव करेगा, और ये पिस्टन जो है वो किसके तरीके से बिहेव करेगा, शाफ्ट के तरीके से बिहेव करेगा। तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इन आईसी इंजन किसका एग्जांपल है, क्लीयरेंस फिट का। अगर ये तभी तो ये जो है पिस्टन क्या करता है, ये सिलेंडर में क्या करता है, मोशन प्रोवाइड करता है। आपका स्ट्रोक चलता है, पावर स्ट्रोक, सेक्शन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये सारा कुछ होता है वो क्लीयरेंस गैप होने की वजह से ही होता है। क्लीयरेंस गैप नहीं रहेगा, क्लीयरेंस फिट नहीं रहेगा, तब तक ये अच्छे तरीक़े से वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है आईसी इंजन में पिस्टन सिलेंडर के बीच में जो गैप रहता है, ये फिट रहता है, वो कौन सा फिट रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, पिस्टन सिलेंडर इन आईसी इंजन, पिस्टन सिलेंडर आईसी इंजन में जो है उसमें कौन सा फिट होता है, तो उसमें क्लीयरेंस फिट होता है। फिर कह रहा है इनर एंड आउटर रेस ऑफ बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, जर्नल बियरिंग। तो आप देखे होंगे बचपन में एक खेलते होंगे, जैसे कि उसको क्या बोलते हैं, बियरिंग ला करके क्या करते थे, इस तरीक़ा से ट्रेंगल तरीक़ा से क्या बनाते थे, एक बियरिंग यहाँ पे लगा देते थे, एक बियरिंग यहाँ पे लगा देते थे, और एक बियरिंग यहाँ पे लगा देते थे। आप यहाँ पे क्या करता था, बैठ जाते थे, और पीछे से दो लड़का मिल करके क्या करते थे, पुश करते थे। तो फिर हम इससे क्या करते थे, आगे मोशन करते थे, जो कि हम लोग बहुत इन्जॉय करते थे इस चीज़ को। तो यहाँ पे जो बियरिंग यूज़ किया जा रहा है, बियरिंग, वो बियरिंग इस तरीके से रहता है, एक इनर रेस रहता है और ऊपर में आउटर रेस रहते हैं। अब यहाँ पे जैसा यूज करेंगे फिल करने के लिए, इसके बीच में जो गैप है इसको रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करने के लिए जो भी ये करेंगे, इसे इसमें अलग अलग चीज़ फील करेंगे, तो जो चीज़ फील करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इस बियरिंग का नाम अलग अलग देंगे। तो ये जो है आपका इनर रेस कहलाया, ये आपका आउटर रेस कहलाया। तो इनर रेस के और आउटर रेस के बीच में अगर हम बॉल यूज कर देंगे, इस तरीके से क्या यूज कर देंगे, बॉल, बॉल क्या यूज करेंगे, बॉल, तो इस प्रकार के बियरिंग को क्या बोलेंगे, बॉल बियरिंग बोलेंगे। फिर इसी के बीच में इनर रेस और आउटर रेस के बीच में क्या रोलर यूज कर दिए, इस तरीके से रोलर, रोलर यूज कर दिए, इस तरीके से क्या रोलर यूज कर दिए, ये रोलर यूज कर दिए। तो रोलर यूज करने से ये बियरिंग का नाम रोलर बियरिंग ये कहलाएगा। फिर इसके बाद इनर रेस और आउटर रेस के बीच में क्या, अगर तेल यूज कर देंगे, क्या तेल फिल कर देंगे, तेल भर देंगे, और तेल भर देंगे, तो इस प्रकार की बियरिंग को जर्नल बियरिंग बोलेंगे। तो आपको रोलर बियरिंग क्या होते हैं, जर्नल बियरिंग क्या होते हैं, बॉल बियरिंग क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम आपको दिए। तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि ये इनर रेस है और आउटर रेस है, इसके बीच में क्या बॉल भर दी, ये फिट कर दिए, ये रोलर फिट कर दिए, ये तेल फिट कर दिए। तो इनर रेस और आउटर रेस के बीच में तो कुछ ना कुछ गैप है ना, तो दोनों के बीच में गैप है, यहाँ पे असेंबल भी कर दिया गया है। तो असेंबली कंडीशन यहाँ पे जो बनेगा वो कौन सा गैप बनेगा, कौन सा फिट बनेगा, वो क्लीयरेंस फिट बनेगा। तो आपको कहीं बोल सकता है इनर रेस और आउटर रेस ऑफ बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग और जर्नल बियरिंग के बीच में जो असेंबली कंडीशन आ रहा है वो कौन सा फिट बनाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, आपका क्लीयरेंस फिट बनेगा। फिर आगे बोल रहा जा रहा क्लचेज, क्लचेज में भी आपको क्लीयरेंस फिट देखने को मिलते हैं। क्लच डिस्क, क्लच डिस्क में आपको देखने को मिलता है। तो ये एग्जाम्पल आपको हमेशा याद करके रखना है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ फिट, दैट इज इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, इंटरफेरेंस फिट में इसको समझते हैं पहले। तो इंटरफेरेंस फिट में से पहले हम लोग देख रहे थे क्लीयरेंस फिट। तो क्लीयरेंस फिट में क्या था कि आपका होल जो है, होल का साइज जो था शाफ्ट के साइज से क्या था, बड़ा था। अब यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा करेंगे, क्लीयरेंस फिट का उल्टा ही क्या होता है, इंटरफेरेंस फिट होता है। यानी कहने का मतलब कि इंटरफेरेंस फिट तभी होगा जब शाफ्ट का साइज जो होना चाहिए वो क्या, होल से बड़ा होना चाहिए। अब बोलिएगा भैया कि शाफ्ट का साइज बड़ा हो जाएगा होल से, तो भैया तो फिट तो होगा नहीं। तो फिट नहीं होता, वो हम समझ सकते हैं फिट नहीं होगा इनिशियली बिना फोर्स किए हुए। ये जैसे कि मान लो कि आपका शाफ्ट है और ये होल है, अब ये होल में इसका डायमेंशन ये है, तो इस तरीके का होल प्रोड्यूस हुआ। तो इसमें तो ये एंट्री नहीं करेगा। तो इसको क्या करेंगे, चारों तरफ से हम क्या करेंगे, एक ऑटोमेटिक फिटेज मशीन लाएंगे, उसके अकॉर्डिंग इसको या फिर अलग अलग डिवाइस से इसको क्या करें, प्रेशराइज करेंगे। प्रेशराइज करके इतना प्रेशर क्रिएट करेंगे तो इसका साइज जो है वो क्या हो,
इसके होल के साइज के बराबर आ जाए, बराबर आ करके इसमें क्या हो जाए, फिट हो जाए। फिट हो जाए, जैसे ही फिट होगा तो पुनः ये अपना क्या होगा, ओरिजिनल कंडीशन में आएगा, नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर में आने की वजह से इसमें क्या हो गया, वो परमानेंटली इसमें क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, परमानेंटली फिक्स हो जाएगा। तो इस चीज़ को सिंपली इस तरीके से अगर ये करते हैं तो ये इंटरफ्रेंस फिट कहलाता है। तो इसका हम लोग समझते हैं इंटरफ्रेंस फिट क्या है। तो यहाँ पे इंटरफ्रेंस फिट को क्या करेंगे कि जब जब शाफ्ट का टॉलरेंस जोन और होल का टॉलरेंस जोन बनाएंगे, इस तरीक़े से होल का टॉलरेंस जोन, तो इस प्रकार का असेंबली कंडीशन ही आपका इंटरफ्रेंस फिट कहलाता है। हम 1000 शाफ्ट बनाए, 1000 शाफ्ट का टॉलरेंस जोन ये हुआ, 1000 होल बनाए, 1000 होल का टॉलरेंस जोन ये हुआ। अब दोनों जब मीट करेंगे तो मीट करने के बाद यही कंडीशन ऐसा ही बनेगा ना, इसी तरीक़े से बनेगा, इसी तरीक़े का बनेगा। अब ये दोनों के बीच में क्या बनेगा, गैप बनेगा। तो ये गैप हुआ, ये दोनों के बीच में गैप हुआ, ये सबसे मिनिमम हुआ। यहाँ पे मेटल के बीच में क्या हो रहा है, टक्कर हो रहा है। तो क्या ये चीज़ जो टक्कर हो रहा है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, लग रहा है ये गैप बना हो, गैप नहीं बना है। ये दोनों के बीच में मिनिमम ये जो गैप रहता है, इस गैप नहीं, ये सॉरी, ये दोनों के बीच ये डिस्टेंस जो होता है यही आपका मिनिमम इंटरफ्रेंस कहलाता है। ये कम से कम ये इंटरफ्रेंस ये होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इंटरफ्रेंस को कैसे समझेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, शाफ्ट और होल का असेंबली करेंगे। जब शाफ्ट का टॉलरेंस जोन होल के टॉलरेंस जोन से क्या हो, ऊपर हो, तो इस प्रकार के असेंबली में क्या होगा, आपको रिलेटिव मोशन नहीं देखने को मिलेगा, रोटेशन शाफ्ट का नहीं होगा। तो इस तरीका के जब देखने को मिलेगा और इस तरीका से असेंबली जब करेंगे तो असेंबली कंडीशन आपका इंटरफ्रेंस फिट कहलाता है। तो क्या कह रहा, तो इसके लिए क्या इंटरफ्रेंस फिट तभी हो सकता है जब आपका क्या हो, मिनिमम परमिसिबल डायमीटर ऑफ शाफ्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम परमिसिबल डायमीटर ऑफ होल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तब जाकर के आपको असेंबल करेंगे होल और शाफ्ट को, तो इस प्रकार का असेंबली आपका इंटरफ्रेंस फिट कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे बोला गया व्हेन द मिनिमम परमिसिबल डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज लार्जर दैन मैक्सिमम साइज ऑफ होल। जब आपका मिनिमम परमिसिबल ऑफ शाफ्ट जो होना चाहिए मैक्सिमम साइज ऑफ होल से क्या होना चाहिए, बड़ा होगा, सो दैट देयर विल नॉट रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, ताकि उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो। इफ़ वी ट्राई टू मूव और रोटेट, जब हम उसको मूव करने का प्रयास करें या फिर रोटेट करने का प्रयास करें तो उसके बीच में किसी प्रकार का रिलेटिव मोशन नहीं हो, then such type of fit is called as interference fit। तो ऑब्वियसली है बात कि जैसे ही आपका सबसे छोटा परमिसिबल डायमीटर ऑफ शाफ्ट लाएंगे और सबसे बड़ा परमिसिबल डायमीटर ऑफ होल लाएंगे, तो जब सबसे छोटा परमिसिबल डायमीटर ऑफ शाफ्ट का जो साइज जो होना चाहिए होगा वो बड़ा होगा मैक्सिमम डायमीटर ऑफ होल से, तो पक्का है कि उसमें क्या होगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा। जब उसमें फिट कर देंगे तो उसमें कहीं भी किसी प्रकार का ना रिलेटिव मोशन देखने को मिलेगा, ना स्लाइडिंग देखने को मिलेगा, नहीं आपको वहाँ पर रोटेशन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के फिट का अरेंजमेंट क्या करेंगे, इंटरफ्रेंस फिट कराएंगे। तो इसको हम लोग फिगर के माध्यम से इस तरीके से देखते हैं। तो ये फिगर बता रहा है कि होल का जो साइज होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, शाफ्ट से, ये शाफ्ट का जो साइज होना चाहिए, शाफ्ट का जो साइज वो होल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब शाफ्ट का टॉलरेंस जोन क्या होना चाहिए, होल के टॉलरेंस जोन से ऊपर होना चाहिए। तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या है, मिनिमम क्लियरेंस। यही मिनिमम क्लियरेंस ही आपका इसी का कंडीशन बताया कि भैया ये मिनिमम डिस्टेंस ही आपको क्या बताएगा, मिनिमम इंटरफ्रेंस बताएगा। अब मैक्सिमम इंटरफ्रेंस कौन सा होगा, सबसे बड़ा क्या लाएंगे, शाफ्ट लाएंगे, सबसे बड़ा शाफ्ट लाएंगे और सबसे छोटा होल लाएंगे, सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा होल लाएं। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस कहलाएगा यही मैक्सिमम इंटरफ्रेंस कहलाएगा, मैक्सिमम इंटरफ्रेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन इंटरफ्रेंस फिट क्या है, इंटरफ्रेंस फिट का इंटरफ्रेंस फिट होने के लिए क्या होना चाहिए, शाफ्ट का लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट शुड बी ग्रेटर देन अपर लिमिट ऑफ होल, जब ये कंडीशन फुलफिल करेगा तब वो जा करके आपका इंटरफ्रेंस फिट कहलाएगा। फिर यहाँ पे आपको अब समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट कह रहा है, अगर डायग्राम की बात करेंगे तो मैक्सिमम इंटरफ्रेंस एंड मिनिमम इंटरफ्रेंस निकालना हो अगर डायग्राम से करेंगे तो आपको डायग्रामेटिकली क्या दिखाई दे रहा है, डायग्रामेटिकली जो दिखाई दे रहा है मैक्सिमम क्लियरेंस वो ये दिखाई दे रहा है अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट
और लोअर लिमिट ऑफ होल, तो यही मैक्सिमम इंटरफ्रेंस दिखा रहा। तो मैक्सिमम इंटरफ्रेंस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल। मिनिमम क्लियरेंस क्या दिखाई दे रहा है डायग्राम में, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस अपर लिमिट ऑफ होल, माइनस अपर लिमिट ऑफ होल, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस अपर लिमिट ऑफ होल। तो ये डायग्राम के द्वारा जो है, ये दोनों डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो डायग्राम में पॉजिटिव वैल्यू दिखाया जा रहा है। देखिए पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू डायग्रामेटिकली अगर ये लिखे हैं तो ये दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम इंटरफ्रेंस क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए जब डायग्रामेटिकली यूज करेंगे। लेकिन जब अगर हम थियोरेटिकली अगर फॉर्मूला यूज करने चलेंगे तो भैया हमें कैसे पता चलेगा इंटरफ्रेंस हुआ है, निगेटिव हुआ है, मेटल मेटल के बीच में टक्कर हुआ है। तो निगेटिव वैल्यू आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके साइन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब लोअर लिमिट ऑफ होल को माइनस यहाँ पे तो प्लस करना पड़ेगा, इसको प्लस है तो ये माइनस करना पड़ेगा, ये प्लस माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा। तब जा करके इसका वैल्यू जो अब निकल करके आएगा वो फार्मूला यूज करेंगे तो जाकर के वो फार्मूला जो होगा आपको थ्योरेटिकली वो सही होगा। लेकिन ये फार्मूला जो केवल है ये डायग्रामेटिकली के लिए ये फार्मूला वैलिड है। लेकिन एक्चुअली में थ्योरेटिकली अगर हम लिखेंगे तो थ्योरेटिकली हम लिखेंगे तो हम ये फार्मूला मैक्सिमम इंटरफ्रेंस मिनिमम इंटरफ्रेंस का ये लिखेंगे। अब इससे अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव क्या बताएगा, इंटरफ्रेंस फिट हो रहा है, दोनों शाफ्ट और होल के बीच में क्या हो रहा है, मेटल मेटल के बीच में टक्कर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जब डायग्रामेटिकली करें तो ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर हम फार्मूला यूज करेंगे तो हमारा डायग्राम से जो फार्मूला आया है वो गलत हो जाएगा। उसमें क्या आएगा, इसमें पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और पॉजिटिव वैल्यू जो है आपका इंटरफ्रेंस के बारे में नहीं बताता है, निगेटिव आना चाहिए। तो ये फार्मूला अगर यूज कर देंगे तो इससे पॉजिटिव वैल्यू आया तो ये आपको कभी भी नहीं बताया किसके बारे में, इंटरफ्रेंस के बारे में। तो आपको इंटरफ्रेंस का सही मतलब कि आपका फार्मूला जो होगा मैक्सिमम इंटरफ्रेंस का लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। पहले अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट क्या था, प्लस में था, और लोअर लिमिट ऑफ होल क्या था, माइनस में था। अब प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। उसी प्रकार से मिनिमम इंटरफ्रेंस जो होगा अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। पहले लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट प्लस में था और अभी पहले प्लस में था, अभी माइनस में हो गया। पहले अपर लिमिट ऑफ होल क्या था, माइनस में था, अब प्लस हो गया। अब साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया तो वैल्यू पक्का है, ये दोनों का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। निगेटिव बताएगा इंटरफ्रेंस फिट हो रहा है, मेटल मेटल के बीच में टक्कर हो रहा है। तो क्या कर रहा है, जब हम फार्मूला यूज करेंगे, क्या बोला जा रहा है, जब फार्मूला ए एंड बी यूज करेंगे तो मैक्सिमम इंटरफ्रेंस मिनिमम इंटरफ्रेंस का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव होगा। और नेगेटिव साइन ही हमें बताएगा कि मेटल मेटल के बीच में टक्कर हो रहा है, अर्थात इंटरफ्रेंस फिट हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअल जब फार्मूला यूज करेंगे हम डायग्रामेटिकली नहीं सोचेंगे और ये फार्मूला यूज करेंगे, और इस फार्मूला यूज करने से नेगेटिव वैल्यू आ गया तो नेगेटिव वैल्यू आपको क्या बताएगा कि भैया इंटरफ्रेंस हो रहा है। और इंटरफ्रेंस हो रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू न्यूमेरिकली जो होगा वो आएगा, और मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में जो न्यूमेरिकली वैल्यू मिनिमम आ रहा है वो मिनिमम इंटरफ्रेंस कहलाएगा। फिर क्या करा, ध्यान रहे इसमें इंटरफ्रेंस फिट एक बार असेंबल कर दिया तो ज़िंदगी में कभी खुलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एक बार असेंबल कर दिया तो ये कभी ज़िंदगी में खुलेगा नहीं। यानी कहने का मतलब जैसे शाफ्ट का साइज जो बड़ा हो रहा था होल से, अब बड़ा हो रहा था तो सिंपली तरीक़ा से अगर इंटर करेंगे तब तो इंटर नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक फिटेज मशीन से क्या करेंगे, उसको साइज को रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करके क्या करेंगे, उसको प्रेस करके होल में किसी तरीक़े से होल के साइज़ के बराबर लाएंगे, उसमें एंट्री कराएंगे। एंट्री कराने के बाद क्या करेगा वो अपना साइज़ रिगेन करना चाहेगा, तो वो पुनः ये नॉर्मल टेम्परेचर में आकर के उसका साइज़ क्या होगा, बढ़ना चाहेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, शाफ्ट का साइज़ मतलब बढ़ेगा, और फिर शाफ्ट का साइज़ प्रेशर बाहर क्यों लगाएगा तो यहाँ पे होल का भी साइज़ बड़ा होगा। तो फाइनली क्या होगा कि शाफ्ट और होल एक दूसरे से क्या हो गए, कसमाकस क्या हो जाएंगे, असेंबल हो जाएगा, वो ज़िंदगी में कभी खुलेगा नहीं। तो इस प्रकार का फिट जो कहलाएगा वो इंटरफ्रेंस फिट कहलाएगा। नोट में क्या बोला जा रहा कि द इंटरफ्रेंस फिट में बी श्रिंक फिट, हेवी ड्राई फिट एंड लाइट ड्राई फिट। ये सब अमेरिकन सिस्टम में यूज किए जाते हैं, किसके बारे में, इंटरफ्रेंस फिट के बारे में। तो कह देगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरफ्रेंस फिट, श्रिंक फिट, फिर हेवी ड्राई फिट
और फिर बोथ या फिर थर्ड में लास्ट में दे देगा आपको लूज फिट। तो लूज फिट तो आपका क्लियरेंस फिट में चला जाएगा, तो वो नहीं होगा। तो आपको ये दो नाम दिखाई दे रहा है, यानी कहने का मतलब बोथ ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे। तो ये दोनों जो है आपको ये नहीं समझना कि मतलब श्रिंक फिट, ये हेवी ड्राई फिट क्या होता है, लाइट ड्राई फिट क्या होते हैं, श्रिंक फिट क्या होते हैं, ये सारे जो है इंटरफ्रेंस फिट को ही हम लोग अमेरिकन सिस्टम में बोलते हैं। फिर यूज कहाँ कहाँ यूज होता है, तो इससे हमेशा जो है इंटरफ्रेंस फिट का एग्जांपल हमेशा जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसका यूज कहाँ करते हैं, रेलवे व्हील एक्सल। रेलवे व्हील एक्सल, जैसे कि आप व्हील, रेलवे का व्हील देख रहे हैं और उसका एक्सल देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो असेंबली होता है ना होल और शाफ्ट का, वो आपका इंटरफ्रेंस फिट होता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि अगर ये एक बार होल, ये एक बार व्हील और ये एक्सल अगर ये असेंबल हो गया तो ज़िंदगी में कभी खुलेगा नहीं खुलेगा। तो हमारा रेलवे से कितना बड़ा मतलब कि लोगों का मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन ये लोग सफ़र करते हैं, तो उससे क्या होगा कि जैसे आपका ये व्हील खुलेगा नहीं तो आपका दुर्घटना से हम क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो यहाँ पे दुर्घटना से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या है, आपको व्हील एंड एक्सल के बीच में कौन सा फिट करते हैं, वो इंटरफ्रेंस फिट करते हैं। फिर क्या करें, आईसी इंजन, सिलेंडर एंड लाइनर। अब भाई ये क्या बात हुआ, आईसी इंजन में अभी हम लोग देखे कि क्लियरेंस फिट हो रहा है, लेकिन वहाँ क्लियरेंस फिट किसके किसके बीच में हो रहा था, पिस्टन एंड सिलेंडर के बीच में। पिस्टन एंड सिलेंडर के बीच में आईसी इंजन में क्लियरेंस फिट होंगे, पिस्टन एंड सिलेंडर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सिलेंडर एंड लाइनर। सिलेंडर एंड लाइनर के बीच में आईसी इंजन में क्या होंगे, इंटरफ्रेंस फिट हो गए। अब सिलेंडर में और लाइनर में क्या होता है, इसको देख लिए। तो अभी यहाँ पे देख रहे थे कि सिलेंडर और पिस्टन के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा। और रिलेटिव मोशन कब हो रहा होगा, जब दोनों के बीच में थोड़ा ना थोड़ा क्लियरेंस गैप होगा। तो क्लियरेंस गैप हो रहा है, यानी कहने का मतलब आपका होल जो है वो बड़ा है शाफ्ट से। होल का साइज अगर शाफ्ट से बड़ा है, यानी कहने का मतलब क्लियरेंस फिट हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा कि आईसी इंजन में जो है ये सिलेंडर और लाइनर के बीच में जो होता है वो इंटरफ्रेंस फिट होता है। देखिए इस चीज़ को कैसे होता है, जैसे इस तरीके से आपका क्या है, इस तरीके से आपका सिलेंडर है, आईसी इंजन का सिलेंडर है, और इसी में क्या फिट किए रहते हैं, इस तरीके से आपको, इसी तरीके से आपको क्या फिट किए जाते हैं, पिस्टन। इस तरीके से पिस्टन किए जाते हैं, फिट किए जाते हैं। अब ये दोनों के बीच में क्या रहता है, गैप रहता है, दोनों के बीच में गैप रहता है। अब ये सिलेंडर है, सिलेंडर में भी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल लगे रहते हैं, जो कि जिसका थिकनेस 2 to 3 मिलीमीटर, 2 to 3 मिलीमीटर का होता है। अब वो क्यों होता है, ये जो यहाँ पे सिलेंडर रहते हैं और बीच में क्या रहते हैं, ये आपका पिस्टन रहता है। ये पिस्टन हो गया, इसके बीच में क्या लगे रहते हैं, इस तरीके से लाइनर असेंबल रहते हैं। लाइनर, ये क्या हुआ, लाइनर का, ये क्या हो गया, लाइनर। ये लाइनर का थिकनेस क्या होता है, 2 to 3 मिलीमीटर होता है। ये 2 to 3 मिलीमीटर होता है। हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो आपका सिलेंडर जो बना रहता है, ये कास्ट आयरन का बना होता है। किसका, कास्ट आयरन का। तो जब इसमें टेम्परेचर जो होता है, इसमें मतलब कि पावर स्ट्रोक में आता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इतना होता है कि इसका टेम्परेचर 2500 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाएगा, क्योंकि कास्ट आयरन का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जैसे ही इसका टेम्परेचर 1200 प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिलेंडर मेरा मेल्ट कर जाएगा। तो इसकी रक्षा के लिए, इस टेम्परेचर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइनर लगाते हैं जिसका थिकनेस जो है ये क्या होना चाहिए, 2 to 3 मीटर होना चाहिए। और इस लाइनर का जो होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट 2500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। जैसे ही 2500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर से टेम्परेचर जाएगा, ये मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा लाइनर का, तो क्या होगा, इसके 2500 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर क्रिएट हुआ है उसको क्या करेगा, ये सह लेगा। तो हमारा सिलेंडर मेल्ट नहीं करेगा। तो इजीली हमारा जो है पिस्टन सिलेंडर में जो आपका पावर ये जनरेट होता है वो इजीली आपका परफॉर्म इंजन करते रहेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि आप ज़िंदगी में ये लाइनर खुले नहीं और सिलेंडर से हमेशा क्या रहे, चिपके रहे। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो लाइनर का जो थिकनेस लाएंगे उसका डाया जो होना चाहिए, वो सिलेंडर जो आउटर सिलेंडर है इसका जो डाया है, इससे क्या बड़ा डाया लाएंगे। और बड़ा डाया ला करके क्या करेंगे, इसमें जो है इनिशियली क्या करेंगे, लिक्विड में किसी एक
ऑक्सी टाइप्स का कुछ मतलब लिक्विड में, तो उसमें डुबाते हैं। इसमें क्या करते हैं, उस लिक्विड मिला करके डुबाने से इसका क्या होता है, साइज श्रिंक कर जाता है। श्रिंक कर जाता है, जैसे श्रिंक कर जाएगा तो इसमें ले जा करके फिट कर देंगे कि अपना नॉर्मल टेम्परेचर में आता है, रूम टेम्परेचर पे आता है, तो ये पुनः एक्सपेंड करना शुरू हो जाता है। एक्सपेंड करेगा तो जा करके ये पूरा का पूरा सिलेंडर और लाइनर एक दूसरे से क्या हो जाएगा, टच कर जाएगा। तो ज़िंदगी में कभी भी खुलेगा नहीं, ये कभी खुलेगा नहीं। तो आपको ये बोल देगा कि ये IC इंजन में जो सिलेंडर होते हैं और लाइनर होते हैं, ये दोनों के बीच में कौन सा फिट देखने को मिलता है। तो ये कौन सा फिट होता है, इंटरफ्रेंस फिट होता है। लेकिन सिलेंडर और पिस्टन के बीच में कौन सा फिट होता है, इंटरफ्रेंस। ये सिलेंडर और पिस्टन के बीच में कौन सा फिट होता है, क्लियरेंस फिट होता है। तो ये दोनों बात को याद रखना है। फिर आगे देखिए, एक पॉइंट और बोल दिया गया, इनर रेस एंड शाफ्ट ऑफ बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग एंड जर्नल बियरिंग। इनर रेस एंड शाफ्ट में बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, जर्नल बियरिंग में जो है शाफ्ट और इनर रेस के बीच में कौन सा फिट आता है, इंटरफ्रेंस फिट। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे ये आपका इनर रेस हो गया और ये आउटर रेस हो गया। बीच में अगर बॉल यूज करें तो बॉल बियरिंग, बीच में अगर रोलर इस तरीके से यूज करें तो रोलर बियरिंग, और बीच में अगर तेल यूज कर दी तो जर्नल बियरिंग हो गया। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। अब यह इनर रेस और शाफ्ट तो इसी में ही करेंगे ना, शाफ्ट इसी में रहेगा, शाफ्ट इसी में। तो शाफ्ट और इनर रेस के बीच में जो फिटनेस होता है ना, जो फिट किया जाता है, असेंबल किया जाता है, वो कौन सा फिट होगा, वो आपका क्या होगा, इंटरफ्रेंस फिट होगा। ताकि आपका शाफ्ट जो है वो किसको, इनर रेस को क्या जकड़ करके रखे और मस्त ये क्या हो, इसका आउटर रेस रोटेशन में आए। तो यहाँ पे शाफ्ट और इनर रेस के बीच में कौन सा फिट आएगा, इंटरफ्रेंस फिट आएगा। फिर उसी प्रकार से आउटर रेस में क्या होता है, इसके हाउसिंग इस तरीके से हाउसिंग किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, इस तरीके से हाउसिंग इसको किया जाता है, हाउसिंग, ताकि इसके क्या बाहरी पार्ट से क्या इसको सुरक्षा मिल सके। ठीक है ना। तो हाउसिंग और आउटर रेस के बीच में भी क्या रहता है, क्लियर, ये इंटरफ्रेंस फिट रहता है। तो आपको यहाँ पे ये इनर रेस एंड शाफ्ट ऑफ बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, जर्नल बियरिंग, ये एग्जांपल किया इंटरफ्रेंस फिट का। फिर क्या, असेंबलिंग बस बियरिंग इन हाउसिंग, असेंबली बस बियरिंग। बस जो है क्या है, कोई शाफ्ट पे अगर हम कोई मटेरियल इसमें क्या माउंटेड कर देंगे इस तरीके से, तो ये जो है आपका बस कहलाता है। तो इसको क्या करेंगे, इस पर क्या करेंगे हम लोग, हाउसिंग कर देंगे। हाउसिंग करने का मतलब कि इसको फिक्स कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे जो अरेंजमेंट जो हाउसिंग और बस के बीच में जो आएगा ना फिटनेस, वो क्या कहलाता है, इंटरफ्रेंस फिट कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो है पहले इसको श्रिंक कर दिया जाता है, श्रिंक करके फिर पुनः हम इसमें हाउसिंग के बीच में डाल देते हैं। तो क्या होता है, इसका नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद जो है बस जो है वो एक्सपेंड होगा तो पूरा का पूरा इसको क्या कर देगा, वो जकड़ करके पकड़ लेगा। तो यहाँ पर जो फिट कहलाएगा वो क्या होगा, वो इंटरफ्रेंस फिट कहलाता है। तो आपका ये एग्जाम्पल हो गया। फिर आप जैसे ही आप ये गन्ने के जूस पीने जाते होंगे तो वहाँ पे जो क्रशिंग रोलर रहता है, उसमें क्या रहता है, उसमें इंटरफ्रेंस फिट रहता है। क्यों, क्योंकि आपका जो है क्रशिंग का रोलर जो होता है इस तरीक़ा से वो होता है, इस तरीक़ा से होता है। तो इसमें दो परत होते हैं, एक इनर सिलेंडर होता है, एक आउटर सिलेंडर होता है। तो इनर सिलेंडर जो होता है वो सॉफ्ट मेटल के होते हैं, और जबकि आउटर सिलेंडर क्या होते हैं, वो क्या रहते हैं, आउटर सिलेंडर क्या रहते हैं आपका ये आउटर सिलेंडर हार्ड मटेरियल का होते हैं। ताकि इससे क्या हो, इनके बीच में जो आपका ये गन्ना का जो ये ऐठन होता है, जहाँ पर उस पर मतलब कि ये क्या होते हैं इस तरीके से देखे उभरा हुआ पोर्शन देखने को मिलता है, तो वो बहुत हार्ड होता है, ताकि उसको जो है उससे ये सेफ हो सके। तो क्या होता है कि ये आपका क्रशिंग रोलर के बीच, एक क्रशिंग रोलर जो होता है उसमें जो होता है आपका इंटरफ्रेंस फिट देखने को मिलता है। इनर पार्ट जो रहता है वो सॉफ्ट मेटल का होता है, आउटर रेस हार्ड मेटल का रहता है, ताकि उससे अच्छे तरीक़े से हमारा क्रशिंग रोलर वर्क परफॉर्म कर पाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इंटरफ्रेंस फिट क्या करते हैं, कैसे करते हैं कि इनर रेस, ये इनर में जो शाफ्ट है उसको क्या करेंगे, उसका साइज को क्या करेंगे, बड़ा लाएंगे किसके, आउटर शाफ्ट से। जैसे लाएंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको किसी तरीक़ा से हम इस तरीक़ा से ये कंप्रेस करके इसके आउटर डाया से क्या हो जाए,
आउटर आउटर जो सिलेंडर है उससे क्या हो उसके साइज के बराबर आ जाए। थोड़ा सा भी इसके बराबर आए तो इसमें इंटर कर देंगे तो ये पुनः अपना ओरिजिनल पोजीशन में जाना चाहेगा। तो इसमें टेंशन के कारण से इसमें प्रेशर जनरेट करेगा। प्रेशर जनरेट करने के कारण एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे और इस तरीके से फिट होंगे कि ये एक दूसरे को ज़िंदगी भर खुलने नहीं देंगे। तो यहाँ पे भी आपको क्रशिंग रोलर इन शुगर कैन क्रशिंग रोलर में जो यूज किए जाते हैं वो इंटरफ्रेंस फिट यूज किए जाते हैं। तो ये एग्जांपल है किसका, ये एग्जांपल किसका है, इंटरफ्रेंस फिट का है। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अगला एग्जांपल है जॉइंट ऑफ लेथ स्पिंडल एंड इट्स बियरिंग और स्पिंडल के बीच में जॉइंट होता है लेथ मशीन में, वो आपका किसका एग्जांपल है, इंटरफ्रेंस फिट का एग्जांपल देखने को मिलता है। फिर अगला कह रहा है टॉलरेंस जो नेवर मीट बट क्रॉस ईच अदर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, टॉलरेंस जोन जो है आपका होल और शाफ्ट का कभी मीट नहीं करता है, लेकिन क्या करता है, ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। अब देखिए ना, शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है, आप इमेजिन करिए होल में तो इस तरीके से होल रहेगा, होल में इस तरीके से होल रहेगा, शाफ्ट का डायमेंशन इस तरीके से पूरा क्या सॉलिड रहेगा, सॉलिड रहेगा। तो इसका जो है ये होल का टॉलरेंस जोन नीचे है शाफ्ट से और शाफ्ट का टॉलरेंस जोन ऊपर है। अब ऊपर है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, इसको क्रॉस कर, ये क्या कर रहा है, मीट तो नहीं कर रहा, इसका टॉलरेंस जोन और इसका टॉलरेंस जोन मीट नहीं कर रहा, लेकिन क्या कर जा रहा है, वो क्रॉस कर जा रहा है किससे, होल के टॉलरेंस जोन से, किसका, शाफ्ट का टॉलरेंस जोन। तो यही बात बोला जा रहा है। तो ये चीज़ आपको इंटरफ्रेंस फिट को हम बहुत बढ़िया से आपको समझाए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ट्रांजिशन फिट देखते हैं। ट्रांजिशन फिट क्या होता है, तो ट्रांजिशन फिट के लिए क्या करते हैं कि कुछ असेंबली ऐसे, जैसे 1000 अभी क्या कर रहे थे, 1000 शाफ्ट ही प्रोड्यूस कर रहे थे और होल ही प्रोड्यूस करके ला रहे थे, और इसको असेंबल करने पर पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपका क्या कर ये होगा, शाफ्ट का टॉलरेंस जोन ऊपर में रहेगा और होल का टॉलरेंस जोन नीचे में रहेगा। तो इस प्रकार के असेंबल करने पर जो आपका फिट कहलाएगा वो इंटरफ्रेंस फिट कहलाएगा। लेकिन 1000 शाफ्ट और 1000 का होल अगर असेंबल करेंगे तो होल का टॉलरेंस जो ऊपर और शाफ्ट का टॉलरेंस जो नीचे रहेगा और ये एक दूसरे से कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा, तब बोलेंगे इस प्रकार का जो आपका असेंबली कहलाएगा पूरा, वो क्या कहलाएगा, वो आपको क्या कहलाएगा, वो आपका क्लियरेंस फिट कहलाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशन देखने को मिलता है कि 1000 प्रोडक्ट हम बना करके लाएँ शाफ्ट का, 1000 बना करके लाएँ होल का, तो कुछ देखने को मिला हमें कि शाफ्ट का टॉलरेंस जो है वो ऊपर में कुछ में देखने को मिल रहा है और होल का नीचे में देखने को मिल रहा है। कुछ में ऐसा देखने को मिल रहा है होल का टॉलरेंस जोन ऊपर में देखने को मिल रहा है और कुछ में शाफ्ट का टॉलरेंस जोन नीचे देखने को मिल रहा है। तो ये जो है इस प्रकार का कंडीशन है तो इंटरफ्रेंस कहलाएगा, और इस प्रकार का कंडीशन क्या, क्लियरेंस फिट कहला रहा है। अब ये दोनों जो प्रोड्यूस हुए हैं 1000 शाफ्ट, 1000 में ये दोनों पाए जा रहे हैं, तो दोनों कंडीशन अगर देखने को मिलेगा एट ए मतलब कि सिंगल ब्रांच में, ये पूरे एक गुच्छा में देखने को मिलेगा ये दोनों टाइप्स के फिट, तो इसको हमको किसमें, न क्लियरेंस में डालेंगे न इंटरफ्रेंस में डालेंगे, इसको हम ट्रांजिशन फिट बोलेंगे। यानी कहने का मतलब कि ट्रांजिशन फिट में भी क्लियरेंस फिट में भी इंटरफ्रेंस फिट। अगर 1000 मतलब कि प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस किए हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और 1000 में से शाफ्ट और होल मैन्युफैक्चर करने के बाद क्लियरेंस फिट भी मिल रहा है, कुछ में इंटरफ्रेंस फिट भी मिल रहा है, तो इस प्रकार के पूरे होल सिस्टम को, होल असेंबली को हम बोलेंगे टॉलरेंस फिट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया इसका टॉलरेंस फिट, ये ट्रांजिशन फिट हो रहा है, तो आपको ट्रांजिशन फिट का आइडिया लग गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, व्हेन द टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट एंड होल ऑलवेज ओवरलैप देन सच टाइप्स ऑफ फिट इज कॉल्ड एज टॉलरेंस ट्रांजिशन फिट। सॉरी, हम कभी कभी आपको टॉलरेंस फिट बोल दे रहे हो तो उस टॉलरेंस नहीं समझना, बल्कि आपको ट्रांजिशन फिट समझना। कभी कभी ऐसा होता है कि बोलते समय बोलते रहते हैं कुछ और, लेकिन लगता है कि नहीं हम बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, तो ऐसा होता है। तो आपको समझना ट्रांजिशन फिट के ही बारे में बात करना है। टॉलरेंस फिट कोई ऐसा कुछ ही नहीं होता है, ट्रांजिशन फिट होता है। तो यानी कि कह रहा है कि जब भी अगर होल का टॉलरेंस जोन और शाफ्ट का टॉलरेंस जोन एक दूसरे से ओवरलैप कर लें,
चाहे किसी भी तरीक़ा से असेंबल करने पर, तो ओवरलैप कर जाता है, थोड़ा भी ओवरलैप करता है तो वो किस कैटेगरी में आता है, ट्रांजिशन फिट में आता है। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल, ये सिंपल डिफिनीशन है ट्रांजिशन फिट का, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो व्हेन टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट एंड होल ऑलवेज ओवरलैप देन सच टाइप्स ऑफ फिट इज नोन एज ट्रांजिशन फिट। अब देखिए यहाँ पे देखिए कभी कभी ऐसा होगा कि इस तरीका के असेंबली देखिएगा तो कुछ शाफ्ट में आपको क्लियरेंस फिट देखने को मिलेगा, कुछ शाफ्ट में आपको इंटरफ्रेंस देखने को मिलेगा। तो इस तरीका से आपका क्या होगा, वो बीचों बीच में आता है, उसको हम ये ट्रांजिशन फिट के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है आगे कि यहाँ पे बोला गया कि आपका, और ऐसा नहीं ट्रांजिशन फिट के लिए ऐसा नहीं कि मतलब कि होल का टॉलरेंस जो हमेशा ऊपर रहेगा शाफ्ट से, या फिर शाफ्ट का टॉलरेंस जो हमेशा ऊपर रहेगा होल से, ऐसा नहीं, दोनों कंडीशन ये देखने को मिला। तो बोथ फिगर रिप्रेजेंट ये ट्रांजिशन फिट। क्यों? क्योंकि आप ये कंडीशन रखिए चाहे ये कंडीशन रखिए, दोनों में जो है टॉलरेंस जोन होल और शाफ्ट का क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, थोड़ा भी ओवरलैप कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिशन फिट में आएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो तरीक़ा से आपका एक मैक्सिमम क्लियरेंस देखने को मिलेगा ट्रांजिशन फिट में, और एक मैक्सिमम इंटरफेरेंस देखने को मिला। दो ही पैरामीटर यहाँ पे आते हैं, मिनिमम का यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं होता। मैक्सिमम क्लियरेंस आएगा ये आपका ट्रांजिशन फिट में, और मैक्सिमम इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मिनिमम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता है। देखिए ना कैसे मैक्सिमम क्लियरेंस आएगा, इसको देखते हैं। मैक्सिमम क्लियरेंस के लिए एक सबसे बड़ा होल लिए, सबसे बड़ा होल लिए ये होगा, और सबसे छोटा क्या लें, शाफ्ट लेंगे। तो सबसे बड़ा होल और सबसे छोटा शाफ्ट, ये दोनों के बीच में क्या कहलाएगा, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, यही क्या कहेगा, मैक्सिमम क्लियरेंस कहलाएगा। अभी देखिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों के बीच में क्या, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट है, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल। तो अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, आप इमेजिन करिए जब इंटरफ्रेंस फिट में जा रहे थे, तो इंटरफ्रेंस फिट में सबसे बड़ा शाफ्ट, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल, सबसे छोटा होल, दोनों के बीच में गैप सबसे मैक्सिमम आ रहा था। तो ये मैक्सिमम जो आ रहा था वो मैक्सिमम इंटरफ्रेंस कहला रहा था। तो ये मैक्सिमम इंटरफ्रेंस होगा, ये मैक्सिमम इंटरफ्रेंस, और ये मैक्सिमम क्लियरेंस होगा। तो यहाँ पे मिनिमम नाम का कोई भी चीज़ नहीं आता, आपको ट्रांजिशन फिट में जो आएगा वो मैक्सिमम क्लियरेंस आएगा, मैक्सिमम इंटरफ्रेंस फिट आएगा। तो मैक्सिमम इंटरफ्रेंस फिट के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम इंटरफ्रेंस हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये तो ग्राफिकली इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमको थ्योरेटिकली यूज करना रहेगा, हम ये पेज पे लिखना रहेगा, तो हम बिना ग्राफ के हेल्प से, तो हमको ये लिखना पड़ेगा, और दोनों के बीच में इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि मैक्सिमम क्लियरेंस का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और मैक्सिमम इंटरफ्रेंस का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। और नेगेटिव ही बताएगा भैया मेटल के बीच में टक्कर हो रहा, और ये पॉजिटिव बताएगा कि भैया ये दोनों के बीच में मैक्सिमम गैप मिल रहा है। तो क्लियरेंस और इंटरफ्रेंस दोनों देखने को मिल रहा पूरे असेंबली में। तो यहाँ पे इस प्रकार के फिट क्या कहलाएंगे, ट्रांजिशन फिट कहलाएंगे। तो आपको मैक्सिमम क्लियरेंस और फिर मैक्सिमम इंटरफेरेंस फिट के बारे में समझ में आ गया होगा। फिर कहा कह रहा है कि ट्रांजिशन फिट में भी टाइट फिट एंड पुश फिट या रिंगिंग फिट। ये ट्रांजिशन फिट को हम लोग अमेरिकन सिस्टम में ये सारे नाम से हम लोग पुकारते हैं, टाइट फिट के नाम से भी, और फिर पुश फिट और रिंगिंग फिट। रिंगिंग फिट कहने का मतलब गियर पुल्ली ऑन शाफ्ट। तो गियर और पुल्ली के बीच में गियर या पुल्ली जो हो गया उस शाफ्ट पे अगर माउंटेड रहते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे ट्रांजिशन फिट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं अमेरिकन सिस्टम में, वो रिंगिंग फिट बोलते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं, रिंगिंग फिट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी ट्रांजिशन फिट आएगा तो वहाँ पे हम की यूज करेंगे। जब भी अगर अरेंजमेंट में होल और शाफ्ट के बीच में असेंबली कराने के दौरान और उसको टाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, की का इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्लियरेंस, ट्रांजिशन फिट है। फिर इसको हम लोग कैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे इसको समझ सकते हैं जैसे कि हम लोग ये इनिशियली क्या करते थे कि एक बॉल बेयरिंग का
खेल खेलते थे, अभी जस्ट एग्जांपल लिए, तो यहाँ पे एक बॉल बियरिंग रहता था, एक यहाँ पे बॉल बियरिंग यहाँ पे रहता था। फिर यहाँ पे ये क्या है, ये एक क्या है, एक्सल है। ये क्या है, ये आपको क्या रहता था, ये वुड का रहता था, ये वुड का। अब वुड और ये इसके बीच में ये क्या है, ये आपका रोलर है। रोलर के बीच में ये बियरिंग है, ये बियरिंग है। बियरिंग और ये वुड के बीच में क्या, एक कील ठोकते थे। क्या ठोकते थे, कील ठोकते थे, ताकि ये दोनों के बीच में क्या हो, पहले इनिशियल कील नहीं ठोक रहे थे तो मेरा क्या है, शाफ्ट जो, ये शाफ्ट जो है और ये बियरिंग है, ये दोनों में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन मेंटेन नहीं हो रहा था। तो जैसे यहाँ पे कील लगा देंगे तो पहले क्लियरेंस गैप था, क्लियरेंस फिट था। अब जैसे ही यहाँ पे कील लगा दिए तो क्लियरेंस फिट कन्वर्ट हो जाएगा इंटरफ्रेंस फिट में। फिर मस्त जैसे ही कील यहाँ पे भी लगा देंगे, कील यहाँ पे भी, कील इस पे भी लगा देंगे, तो मस्त इस पे हम ये फोर्स लगाएंगे तो ये आगे मोशन में प्रोवाइड करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जनरली देखने को मिलता था, हम लोग बचपन में यूज करते थे। तो वहाँ पे कौन सा फिट हो रहा था, यहाँ पे ये शाफ्ट, ये जो आपका वुड जो हो गया, वुड पार्ट हो गया, और बियरिंग के बीच में जो हुआ वो यहाँ पे क्या कर रहे थे, इंटरफ्रेंस, ये ट्रांजिशन फिट हो रहा था। तो इस तरीके से एग्जांपल जनरली आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, जहाँ पर भी दो असेंबल प्रोडक्ट को टाइट करने के लिए हम की का प्रयोग कर दिए तो आंख बंद कर बोलेंगे कि वो ट्रांजिशन फिट है। जहाँ पे भी की देखने को मिल गया आप बोलिए वहाँ पे ट्रांजिशन फिट है। अच्छा आप बताइए कि जैसे हम लोग घर को सेफ रखने के लिए दरवाज़ा पे क्या लगाते हैं, ऊपर में सिड़की, सिकड़ी बोलते हैं, सिकड़ी। तो इस तरीके का सिड़की और ये घुंडी लगा रहता है, इस तरीके का घुंडी लगा रहता है। तो घुंडी और इसके बीच में कौन सा फिट होगा, अभी बताइए। तो यहाँ पे कौन सा चीज़ देखने को मिलेगा, तो घुंडी में जो हम लोग सिकड़ी लगाते हैं, जो सिकड़ी बोलते हैं, वहाँ पे कौन सा, यहाँ पे रिलेटिव मोशन होता है ना, दोनों के बीच में गैप रहता है। घुंडी और सिकड़ी के बीच में क्या रहता है, गैप रहता है। तो गैप रहता है तो यहाँ पे क्लियरेंस फिट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप आसपास में इन्वायरमेंट में सारे चीज़ें उससे मतलब रूबरू हैं, तो इसको आप मतलब कोरिलेट कर सकते हैं, कौन सा ट्रांजिशन फिट है, कौन सा क्लियरेंस फिट है, कौन सा आपका इंटरफ्रेंस फिट है इससे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक समझना है कि जहाँ पे की यूज होगा, दो मेटिंग पार्ट है, दो मेटिंग पार्ट के बीच में अगर की यूज किया गया है तो पक्का है भैया कि ये इसमें ट्रांजिशन फिट ये कहलाएगा। अब कह रहा है कि ट्रांजिशन फिट में भी क्लियरेंस एंड इंटरफ्रेंस फिट। अभी बताएं, ये क्लियरेंस फिट और इंटरफ्रेंस फिट का कॉमन नेम क्या है, ट्रांजिशन फिट है। यहाँ पे 1000 प्रोडक्ट बनाएं तो कुछ प्रोडक्ट आपका क्लियरेंस फिट होगा और कुछ प्रोडक्ट उसी में से इंटरफ्रेंस फिट होगा। तो ये दोनों का हम ना क्लियरेंस बोलेंगे ना इंटरफ्रेंस बोलेंगे, और इसका थर्ड नाम दे देंगे हम क्या, इंटरफ्रेंस फिट नाम दे देंगे। तो ये आपका ट्रांजिशन फिट, ये ट्रांजिशन फिट क्या हो सकते हैं, क्लियरेंस और इंटरफ्रेंस फिट हो सकते हैं। फिर कह रहा है यूज कहाँ कहाँ करते हैं, गियर ऑन द शाफ्ट ऑफ कंक्रीट मिक्सचर। कंक्रीट मिक्सचर जो रहते हैं जिसमें हम लोग बालू और ये कंक्रीट का मतलब मिक्सचर बनाते हैं, तो वहाँ पे गियर और शाफ्ट के बीच में जो आपका फिट देखने को मिलता है ना, वहाँ पे की यूज किया जाता है। की यूज करने की वजह से उसको क्या बोलेंगे, हम ट्रांजिशन फिट बोलेंगे। फिर फोर्जिंग मशीन में हमको यूज होता है वो ट्रांजिशन फिट देखने को मिलता है। फिर सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन में हम लोग को ट्रांजिशन फिट देखने को मिलता है। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। तो ये इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल किसका है, आपका इंटरफ्रेंस फिट का है। तो उसका सारा इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको हमेशा याद रखना है जितना हम आपको लिखाए हैं। तो एक्स्ट्रा चीज़ें हम ज़्यादा नहीं बताते हैं, जितना भी आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है उतना ही चीज़ों के बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं। बाद बाकी आपको सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट रहता है उतना ही हम आपको डिलीवर करते हैं, क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं रहता है कि हम आपको केवल और केवल सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करें। मेरा मोटिव ये रहता है कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मतलब कि बैठने जाए तो आपको किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट का रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम इशू क्रिएट नहीं हो। तो अभी तक हम लोग 3 टाइप्स ऑफ फिट देख लिए, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफ्रेंस फिट। ये तीनों फिट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब यहाँ पे एलोवेंस देखें, एलोवेंस क्या है। तो अभी हम लोग को देखने को मिल रहा था कि मिनिमम क्लियरेंस का फॉर्मूला और फिर मैक्सिमम इंटरफ्रेंस का फॉर्मूला सेम आ रहा है। देखिए आप देखिए मैक्सिमम इंटरफ्रेंस का फॉर्मूला क्या रहा, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ये याद रखिएगा, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ये मैक्सिमम इंटरफ्रेंस का फॉर्मूला आ रहा है। अब मिनिमम क्लियरेंस की बात कर रहा है, मैक्सिमम इंटरफ्रेंस एंड मिनिमम क्लियरेंस दोनों का फॉर्मूला थियोरेटिकली जो होता है वो सेम होता है। देखिए सेम कैसे हो रहा है, आगे देखिएगा।
देखिए कहाँ पे है, हाँ अभी रुकिए, मिनिमम मैक्सिमम इंटरफेरेंस का क्या हुआ, मैक्सिमम इंटरफेरेंस का फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे जब हमको थियोरेटिकली ये यूज करना रहेगा, तो अपर लिमिट ऑफ होल, ये सॉरी लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस का फॉर्मूला हुआ। यही फॉर्मूला मिनिमम क्लियरेंस का भी होता है, मिनिमम क्लियरेंस का होता है। अब मिनिमम क्लियरेंस में जाते हैं, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट होता है कि नहीं, क्लियरेंस में चलिए, मिनिमम क्लियरेंस देखिए, लोअर लिमिट ऑफ होल है ना, पहले लोअर लिमिट ऑफ होल वहाँ पे भी था, माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ये दोनों एग्जैक्ट क्या है, यही फॉर्मूला किसका है, मिनिमम मैक्सिमम इंटरफेरेंस का है। अब लोचा गया भैया कि मैक्सिमम इंटरफेरेंस और मिनिमम क्लियरेंस दोनों का फॉर्मूला तो सेम आया, दोनों का वैल्यू तो सेम आएगा, तो हम मैक्सिमम क्लियरेंस बोलेंगे कि मिनिमम क्लियरेंस बोलेंगे कि मैक्सिमम इंटरफेरेंस बोलेंगे। तो अब यहाँ पे एक ही फॉर्मूला दोनों के लिए यूज हो रहा है, तो दोनों से अगर वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, यही फॉर्मूला दोनों के लिए है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गया, अभी हम बताए थे कि मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस दोनों पॉजिटिव आएगा, तो अगर पॉजिटिव आ गया, ये फॉर्मूला यूज करने से वैल्यू अगर मेरा पॉजिटिव आ गया, तो हम तो बोलेंगे भैया वो मिनिमम क्लियरेंस का वैल्यू है। लेकिन यही फॉर्मूला यूज करने के बाद अगर वैल्यू जो आगे नेगेटिव आ गया, क्या है नेगेटिव आ गया, तो हम बोलेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ना वो मैक्सिमम इंटरफेरेंस का है। तो अब हम बोलेंगे कि मिनिमम क्लियरेंस को एलोवेंस जब बोल रहे थे, तो अब हमको मैक्सिमम इंटरफेरेंस को भी एलोवेंस बोलना पड़ेगा। तो मिनिमम क्लियरेंस और मैक्सिमम इंटरफेरेंस आर नोन एज एलोवेंस। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए फॉर्मूला जो होता है थ्योरेटिकली यही यूज कर सकते हैं और यही आपका एलोवेंस कहलाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम क्लियरेंस और या मैक्सिमम इंटरफेरेंस इज कॉल्ड एज एलोवेंस। अब यहाँ पे एलोवेंस नाम क्यों दिया गया भाई, इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया एलोवेंस को, मिनिमम क्लियरेंस को मिनिमम और इंटरफेरेंस को मैक्सिमम, दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो सेम होने की वजह से हम बोलेंगे मिनिमम क्लियरेंस या मैक्सिमम इंटरफेरेंस इज नोन एज एलोवेंस। ये दोनों को क्या बोलेंगे, एलोवेंस बोलेंगे। अब एलोवेंस क्यों बोला गया, क्योंकि जब हम होल एंड शाफ्ट का असेंबली करने चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जैसे माना कि ये आपका होल है, इसका टॉलरेंस जोन ये है और शाफ्ट ये है, शाफ्ट ये है और शाफ्ट का टॉलरेंस जोन ये है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये मिनिमम क्लियरेंस है। अब माना कि मिनिमम क्लियरेंस का वैल्यू क्या है, मिनिमम क्लियरेंस का वैल्यू 0.00000000001 मिलीमीटर है। तो भैया 0.00 का है कि थोड़ा भी क्यों ना छोटा हो, मिनिमम क्लियरेंस का वैल्यू प्लस में इतना आ रहा है, तो भैया मिनिमम क्लियरेंस तो है ना थोड़ा सा, तो ये तो मिनिमम क्लियरेंस तो कहलाएगा ही कहलाएगा, ये तो इंटरफेरेंस होगा नहीं। लेकिन जब हम इसके बीच में हमको सफिशिएंट गैप की ज़रूरत पड़ता है, कब ज़रूरत पड़ता है, जब इसमें हम क्या यूज करते हैं, ये लुब्रिकेंट यूज करते हैं, इंजन ऑयल यूज करते हैं इंजन में, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, इंजन ऑयल लुब्रिकेंट यूज करते हैं। लुब्रिकेंट यूज करने के लिए हमें इन दोनों के बीच में शाफ्ट और होल के बीच में ये मिनिमम कंडीशन, ये मिनिमम क्लियरेंस को हम कंसीडर नहीं कर सकते, ये मिनिमम क्लियरेंस पर हम लुब्रिकेंट को फिल नहीं कर सकते हैं। तो लुब्रिकेंट को भी फिल करने के लिए हमको उसके लिए एक स्पेसिफिक गैप होना, खास गैप होना बहुत ज़रूरी है। तो माना कि वो गैप, माना कि मिनिमम क्लियरेंस इतना आ रहा है, इतना से हम क्या कर सकते हैं, फिल नहीं कर सकते लिक्विड को, हम ये इंजन ऑयल को या फिर मतलब कि आपका लुब्रिकेंट को फिल नहीं कर सकते, नहीं फिल कर सकते हैं, तो हमारा इंजन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, नहीं काम करेगा, तो मेरा इंजन क्या होगा, सीज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को अवॉइड
करने के लिए हमें मिनिमम क्लियरेंस, ताकि हमारा लुब्रिकेंट भी फिल हो जाए और दोनों के बीच में गैप जो है वो भी मेंटेन रहे। तो इसको करने मेंटेन रखने के लिए माना कि हमको 0.1 मिलीमीटर की ज़रूरत है। ये इतना करने के लिए हम ये कैसे अचीव करें? तो इसको अचीव करने के लिए हमारे पास यही आया मेथड कि भैया हम इतना मिनिमम गैप देंगे, मिनिमम के लिए इतना गैप देंगे, तब जा कर के मेरा क्या होगा, उसमें लुब्रिकेंट भी फिल हो जाएगा और फिर आपका वो मिनिमम गैप ही रहेगा, तब जा कर के आप फिल कर सकते हैं और वही मिनिमम गैप आपका मिनिमम क्लियरेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे एलोवेंस का टर्म इसलिए जनरेट हुआ कि पहले वाले मिनिमम क्लियरेंस पर हम क्या कर रहे थे, लुब्रिकेंट को फिल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जब लुब्रिकेंट को फिल करने के लिए एक मिनिमम क्लियरेंस दिया गया तो वो क्लियरेंस आपका एलोवेंस कहलाता है। ठीक है ना। तो जनरली आपको क्या होता है कि जब आपको एग्जाम्पल में देखने को मिलता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो मिनिमम क्लियरेंस को ही एलोवेंस बोल देता है। तो जनरली थ्योरेटिकल जो पॉइंट दिया रहता है उसी को भी मान लिया जाता है, लेकिन आपको अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एलोवेंस का क्या मतलब। तो ये आपका प्रैक्टिकल बात जो है आपको कोई नहीं बताता है। फिर से एक बार देखिए एलोवेंस क्या है। जैसे माना कि आपका होल और शाफ्ट के बीच मिनिमम क्लियरेंस 0.0 मिनिमम क्लियरेंस 0.00001 मिलीमीटर है, बहुत छोटा माइन्यूट गैप आया। लेकिन बहुत छोटा भी गैप आया और शाफ्ट ये होल का टॉलरेंस जो ऊपर और शाफ्ट का टॉलरेंस जो नीचे आ रहा, थोड़ा भी माइन्यूट भी मतलब गैप आया, तो भैया क्लियरेंस तो हुआ ना। तो क्लियरेंस वो छोटा भी गैप हुआ तो हुआ गैप, तो ये तो क्लियरेंस फिट कहलाएगा। लेकिन ये मिनिमम क्लियरेंस पर हम इसमें जो है लुब्रिकेंट फिल नहीं कर सकते हैं। लुब्रिकेंट को फिल करने के लिए लुब्रिकेंट बोलेगा कि भैया आप अगर माना कि 0.1 मिलीमीटर का गैप रखिएगा, तभी जाकर कम से कम इतना के रखिएगा, तभी जाकर के इसमें लुब्रिकेंट फिल करेंगे, और लुब्रिकेंट फिल करेंगे तभी जाकर के मेरा क्या होगा, इंजन प्रॉपर वर्क करेगा। तो इसको मेंटेन रखने के लिए, लिक्विड को भी फिल करने के लिए इसमें क्या करना है, इसे लुब्रिकेंट को फिल करने के लिए एक मिनिमम गैप की ज़रूरत पड़ता है, जो कि आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मिनिमम गैप जो आया है वो उससे आप लुब्रिकेंट फिल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए लुब्रिकेंट को फिल करने के लिए मिनिमम गैप की जो ज़रूरत पड़ता है वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका एलोवेंस कहलाता है। तो अब बात आता है कि भैया हम इसमें जो लुब्रिकेंट यूज करेंगे उसके लिए मिनिमम गैप को हमको मेंटेन रखना है, तो उसको कैसे कर सकते हैं, हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट आया कि हम लोग ऐसा करते हैं कि शाफ्ट का बेसिक साइज, ये शाफ्ट बनाए और होल बनाए, शाफ्ट और होल एंड शाफ्ट बनाए। हम ऐसा करते हैं, होल और शाफ्ट का इनिशियली डिजाइन ही ऐसा कर देते हैं कि दोनों के बीच में इनिशियल गैप ही 0.1 मिलीमीटर का हो जाए। जैसे ही बेसिक साइज़ के बीच में डिफरेंस कर देंगे, तो बेसिक साइज़ में ही अगर डिफरेंस हो गया तो भैया इसका जो है गैप तो मेंटेन हो गया, तो मिनिमम गैप तो आपका इतना की ज़रूरत है, मिनिमम गैप इतना कर दिए। मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे तो जब भी जितने भी शाफ्ट का करेंगे तो बेस साइज इतना ही लिए, इसका टॉलरेंस जोन इधर कर दिए, इसका बेस साइज से ऊपर कर दिए। तो जैसे ही कर दिए तो फिर आपका क्या होगा, कभी भी ये मिनिमम गैप को और छोटा नहीं कर पाएगा मिनिमम क्लियरेंस। जब इसको मेंटेन करके रखेगा तो आपका क्या होगा, प्रॉपर वर्क करेगा। तो इसीलिए हम लोग एलोवेंस देते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हम लोग एलोवेंस क्या होता है। तो फिर यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ द इंटरनल डिफरेंस बिटवीन बेसिक डायमेंशन ऑफ द मेटिंग पार्ट में जो है इट इज़ द इंटेंशनल डिफरेंस, यहाँ पे इंटेंशनल है, या इसको हम केयरफुली नहीं रीड किए थे। तो यहाँ पे कह रहा है इट इज़ द इंटेंशनल डिफरेंस बिटवीन बेसिक डायमेंशन ऑफ द मेटिंग पार्ट के बीच में जो है बेसिक साइज के बीच में जो इंटेंशनल डिफरेंस देते हैं। इंटेंशनल डिफरेंस यानी कहने का मतलब एक टॉलरेंस जो आता है वो तो नेचुरल वेरिएशन की वजह से आता है ना, लेकिन यहाँ पे जो है वेरिएशन, ये हम डिफरेंस दे रहे हैं बेसिक साइज के बीच में। क्या बोले कि होल का बेसिक साइज और ये शाफ्ट के बेसिक साइज में हम इनिशियली ही गैप दे देते हैं, मिनिमम गैप देते हैं, जितना कि हम एलोवेंस देते हैं, जितना कि हमें उसमें मतलब कि लुब्रिकेंट को फिल करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट मिनिमम गैप है, उतना हम पहले ही बेसिक साइज में दे देते हैं ताकि हमारा किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो ये जो है वो हम अपने से किए हैं, इंटेंशनल डिफरेंस किया, हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किए हैं। तो इसलिए ये डिफरेंस इंटेंशनल डिफरेंस कहलाएगा। यहाँ पे आपको नेचुरल वेरिएशन नहीं हो रहा,
नेचुरल वेरिएशन नहीं होना हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग इंटेंशनल डिफरेंस बोल रहे हैं, हम अपनी इच्छा के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिक साइज में इनिशियली हम उतना गैप दे देते हैं, और गैप देने के बाद क्या करेंगे, होल का टोलरेंस जोन उस बेसिक साइज से ऊपर बना देंगे और शाफ्ट का टोलरेंस जोन उस बेसिक साइज से नीचे बना देंगे। तो कभी भी उस मिनिमम क्लियरेंस को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। तो ये बात बोला गया है। तो हम लोग बेसिक डायमेंशन हम लोग मेटिंग पार्ट का इंटेंशनल डिफरेंस दे देते हैं। एलोवेंसेस में क्या करा, द एलोवेंसेस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि एलोवेंस जो है मिनिमम क्लियरेंस तो पॉजिटिव हुआ, और इंटरफेरेंस आएगा मैक्सिमम इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस का वैल्यू थ्योरेटिकली क्या यूज़ करेंगे हम लोग, कॉपी पे यूज़ करेंगे फॉर्मूला, तो नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। तो यहाँ पे एलोवेंस जो हो सकते हैं वो पॉजिटिव एलोवेंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव एलोवेंस हो गए। अब एलोवेंस का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव एलोवेंस कहलाएगा, और एलोवेंस का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो वो नेगेटिव एलोवेंस कहलाएंगे। ठीक है रहा, आगे कह रहा इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टॉलरेंस। ये जो है टॉलरेंस से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्यों, क्योंकि जो है हम यहाँ पे इंटेंशनल डिफरेंस दिए हैं, ये जो है नेचुरल वेरिएशन के कारण नहीं आया है। नेचुरल वेरिएशन के कारण आता है तब उसको बोलते हैं कि टॉलरेंस से पर डिपेंडेंट है। यहाँ पे टॉलरेंस पर कोई डिपेंडेंट नहीं। यहाँ पे जो है पहले क्या करेंगे, जैसे ही हम मिनिमम गैप को हमको मेंटेन करके रखना है ताकि हमारा लुब्रिकेंट अच्छे से फिल हो सके, तो ये मिनिमम गैप हम बेसिक साइज में ही डिफरेंट कर दिए, बेसिक साइज में ही डिफरेंस कर दिए ताकि मेरा इस मिनिमम गैप को क्या रखें, मेंटेन रखें। और शाफ्ट का टॉलरेंस जोन ऊपर बना दिए, और ये होल का टॉलरेंस जोन क्या कर, ये होल का टॉलरेंस जोन ऊपर बना दिया और शाफ्ट का टॉलरेंस जोन नीचे बना दिए। तो यही आपका क्या कहलाया, ये एलोवेंस, ये दोनों के बीच में जो गैप कहलाया वो एलोवेंस कहलाया। अतः हम बोलेंगे यहाँ पर टॉलरेंस जो जनरेट हो रहा है वो आपको नेचुरल वेरिएशन के कारण नहीं हो रहा है, ये जो है वो इंटेंशनल डिफरेंस और बेसिक साइज की वजह से आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपका टॉलरेंस जो होता है, ये एलोवेंस जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टॉलरेंस, ये टॉलरेंस से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो आपको पूछ देगा कभी, तो ये सारे अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन करके आते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं होल बेसिक सिस्टम एंड शाफ्ट बेसिक सिस्टम क्या होते हैं। तो होल बेसिक सिस्टम एंड शाफ्ट बेसिक सिस्टम को हम लोग समझते हैं। तो होल बेसिक सिस्टम में क्या कह रहा कि व्हेन द लोअर डेविएशन ऑफ द होल इज जीरो, जैसे कोई भी होल प्रोड्यूस किए, कोई भी होल प्रोड्यूस किए, तो होल प्रोड्यूस करने के बाद उसका लोअर डेविएशन, तो होल प्रोड्यूस करेंगे तो इसको अगर हम लोग ये ग्राफ प्लॉट करें तो ये जीरो लाइन हुआ, ये जीरो डायग्राम प्लॉट करें तो जीरो लाइन हुआ। और जीरो लाइन को अगर टच कर जाए लोअर डेविएशन, होल का लोअर डेविएशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी कहने का मतलब जीरो लाइन को टच कर जाए यानी जीरो डिवीजन हो जाए, यानी कि जीरो डिवीजन जैसे हुआ, जीरो लाइन को टच किया, जीरो डिवीजन लोअर डिवीजन जीरो हो गया, यानी कहने का मतलब फंडामेंटल डिवीजन में क्या होगा, जीरो हो जाए। तो कह रहा व्हेन द लोअर डिवीजन ऑफ द होल इज जीरो, जब भी होल का लोअर डिवीजन जीरो हो जाए, एंड बाय कीपिंग होल्स एज ए कॉन्स्टेंट मेंबर, और होल को क्या करें, एक कॉन्स्टेंट मेंबर की तरह हम मान करके चलते हैं। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हीट आर ऑब्टेन बाय varying the size, a shaft size, then the limit system is said to be a whole basic system। यानी कहने का मतलब हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये आपका डेटम लाइन हुआ और ये जीरो लाइन हुआ, तो जीरो लाइन से होते हुए जीरो लाइन को टच करते हुए आपका जीरो लाइन पर ही क्या लोअर डेविएशन आ गया होल का, और इसका अपर डेविएशन इस तरीके से ये हुआ। तो ये पूरा का पूरा ये क्या हुआ, टॉलरेंस जोन हुआ किसका, ये टॉलरेंस जोन किसका हुआ, ये होल का हुआ। फिर क्या बोला गया, होल बेसिस सिस्टम तभी बोलेंगे जब होल का लोअर डेविएशन जीरो लाइन को टच कर जाए, और जीरो लाइन को टच करेगा तो उसका लोअर डेविएशन क्या होगा, जीरो होगा, और लोअर डेविएशन जीरो होगा तो फंडामेंटल डेविएशन भी जीरो होगा। अभी हम पहले ही हम फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि आपका फंडामेंटल डेविएशन वो होता है जो जीरो लाइन के नज़दीक में होता है, जो डेविएशन जो है जीरो लाइन के नज़दीक होगा वो फंडामेंटल डेविएशन कहलाता है। तो यहाँ पे जीरो लाइन के सबसे नज़दीक में है, वो जीरो लाइन को ही टच कर रहा है लोअर डेविएशन, तो लोअर डेविएशन ही आपका फंडामेंटल डेविएशन कहलाता है। तो लोअर डेविएशन जीरो हो रहा है तो फंडामेंटल डेविएशन भी यहाँ पे जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन द लोअर डेविएशन ऑफ द होल इज जीरो, जब लोअर डेविएशन ऑफ होल जीरो हो जाए और होल को क्या करेंगे,
होल को एक कांस्टेंट मेंबर की तरह मान करके हम अलग अलग शाफ्ट का साइज वैरी करा करके अलग अलग लिमिट ऑब्टेन करेंगे, तो अलग अलग फिट जनरेट होने की वजह से इस लिमिट सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, होल बेसिक सिस्टम बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या अलग अलग फिट होल को फिक्स कर देंगे, होल में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। और होल का लोअर डिवीजन क्या है आपका, क्या है, होल का लोअर डिवीजन आपका 0 है, होल का लोअर डिवीजन 0 है। अब इसमें आपको क्लियरेंस फिट करना है, तो क्लियरेंस फिट करने के लिए आपका होल का टॉलरेंस जोन से शाफ्ट का टॉलरेंस जो नीचे लाना पड़ेगा, नीचे रखना पड़ेगा। ये इस प्रकार का अरेंजमेंट करेंगे। फिर आपका शाफ्ट ऐसा भी वेरी करके कर सकते हैं कि शाफ्ट जो है ये शाफ्ट जो है वो टॉलरेंस जोन ऑफ होल से क्या करे, ओवरलैप कर जाए थोड़ा सा, ये इसका शाफ्ट का टॉलरेंस जोन ये ओवरलैप कर जाए। फिर ऐसा हो सकता है शाफ्ट का टॉलरेंस जोन क्या हो जाए, उसको क्रॉस कर जाए, किससे, होल से, होल से। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट आपका ट्रांजिशन ये इस प्रकार का इस प्रकार का अरेंजमेंट आपको क्या करेंगे, ट्रांजिशन फिट कहलाएंगे, ट्रांजिशन फिट कहलाएंगे। तो देखिए एक और फिर से, इस तरीक़ा से हम लोग होल बना दिए। होल का लोअर डिवीज़न यही 0 लाइन है और ये अपर डिवीज़न है, ये अपर डिवीज़न है। इसमें जो है साइज का, ये शाफ्ट का साइज वेरी कराएंगे, तो शाफ्ट का साइज जैसे जैसे वेरी कराएंगे तो अलग अलग टाइप्स ऑफ फिट देखने को मिलेंगे। जब अगर शाफ्ट का साइज जो है होल के साइज से छोटा होगा, यानी कहने का मतलब ऐसे देखने को मिलेगा। जब ऐसा देखने को मिलेगा यहाँ पे ये क्लियरेंस फिट कहलाएगा। लेकिन शाफ्ट का टॉलरेंस जोन अगर होल के टॉलरेंस जोन से क्या करें, ओवरलैप कर जा, होल के टॉलरेंस जोन से क्या ओवरलैप कर जा। देखिए ओवरलैप कर रहा, थोड़ा भी ओवरलैप कर रहा, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, वो ट्रांजिशन फिट कहलाएगा। लेकिन जैसे ही शाफ्ट का टॉलरेंस जोन होल के टॉलरेंस जोन से क्या हो जाए, ऊपर चला जाए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बीच में गैप हो रहा, तो ये इंटरफेरेंस फिट कहलाएगा। तो यहाँ पे होल बेसिस सिस्टम में क्या करते हैं, होल बेसिस सिस्टम में होल के लोअर डिवीजन को 0 मानते हुए होल को एज ए कांस्टेंट मेंबर ट्रीट करते हैं, और हम शाफ्ट के साइज में वेरी करा करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट ऑब्टेन करते हैं, तो इस प्रकार के लिमिट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, होल बेसिक सिस्टम बोलते हैं। तो यही बात आपको सारा यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए यहाँ फिट में, यहाँ पे जो है होल, ये होल जो है आपका ये है होल, ये है होल, ये है होल का लोअर डिवीजन ही आपका 0 लाइन को टच कर रहा है। फिर अलग अलग डायमेंशन का क्या बना है, शाफ्ट बना है अलग अलग डायमेंशन का। तो जैसे ही होल का लोअर लिमिट से शाफ्ट का अपर लिमिट नीचे में है, यानी कहने का होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से ऊपर है, दोनों के बीच में गैप है, तो क्लियरेंस फिट कहलाएगा, ये ट्रांजिशन फिट कहलाएगा, ये आपका इंटरफेरेंस फिट कहलाएगा। ये तो यहाँ पे वेरिएशन किसकी कर रहे हैं, शाफ्ट के डायमेंशन में वेरिएशन कर रहे हैं, और कांस्टेंट किसको रख रहे हैं, होल के डायमेंशन को, ठीक है ना। तो आपको इस तरीक़ा से अरेंजमेंट जो कहलाएंगे, लिमिट सिस्टम अरेंजमेंट कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, आपको होल बेसिक सिस्टम कहलाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो कि आपको इस फिगर से क्रिएट होता है। कह रहा है फॉर होल बेसिस सिस्टम के लिए हम लोग क्या करेंगे, H स्टैंड्स फॉर डायमेंशंस ऑफ होल। H कैपिटल H बताएगा, वो किसका, होल का डायमेंशन बताएगा। हुज लोअर डिवीजन इज 0, जिसका लोअर डिवीजन क्या है, 0 है। जब भी कैपिटल H लिखा रहे तो वो किसको बताएगा, होल को रिप्रेजेंट करेगा। स्मॉल h लिखा रहे तो वो शाफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे H का कहने का मतलब होल हो गया, कैपिटल H कहने का मतलब होल, जिसका लोअर डिवीजन क्या है, 0 है, लोअर डिवीजन 0 है। यानी कहने का मतलब कैपिटल H रिप्रेजेंट करेगा होल बेसिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए ना आपको यहाँ पे होल बेसिस सिस्टम के सामने कैपिटल H रिप्रेजेंट किए हुए हैं, यहाँ पे कैपिटल H डिनोट किए हुए हैं, तो ये होल बेसिस सिस्टम को कैपिटल H बताता है। और कैपिटल H ही बताएगा कि आपका फंडामेंटल डिवीजन क्या होगा, फंडामेंटल डिवीजन 0 होगा, लोअर डिवीजन क्या होगा, 0 होगा होल बेसिस सिस्टम में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहा गया। तो आपको यहाँ पे ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कभी भी कि होल बेसिस सिस्टम में लोअर डिवीजन क्या होता है, 0 होता है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल H से डिनोट करते हैं। फिर आगे कह रहा है द बेसिक साइज ऑफ होल इज टेकन एज लोअर डिवीजन, लोअर लिमिट ऑफ द साइज ऑफ द होल। जो बेसिक साइज जो है वो किसके
बराबर लेते हैं लोअर लिमिट ऑफ साइज ऑफ द होल का जो साइज है उसका लोअर साइज के बराबर लेते हैं, तब जो होगा। अब देखिए होल का जो है, जैसे होल इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, होल का ये जीरो लाइन होगी, ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन को ही आपका लोअर लिमिट क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसके ऊपर में क्या होगा, अपर, इस तरीके से अपर लिमिट जाएगा। अब देखिए ये होल है, ये क्या है, होल है। तो होल जितना छोटा रहेगा, देखिए ये होल है, होल जितना छोटा रहेगा तो उसमें जो है मटेरियल क्या होगा, ज़्यादा रहेगा, मटेरियल ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे लोअर डिवीजन तो यही है, इसमें और मटेरियल ये कर देंगे, कट कर देंगे तो बड़ा होल मिलेगा, बड़ा होल मिलेगा तो मटेरियल कट करने से मिनिमम और कम जाएगा पहले से। तो सबसे बड़ा मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन कहाँ पे आएगा, जब बेसिक साइज ऑफ होल लोअर लिमिट ऑफ साइज ऑफ द होल को क्या करे, टच करे, तब जा करके आपका क्या होगा, मैक्सिमम मेटल कंडीशन। तो मैक्सिमम मेटल कंडीशन तब होगा होल के लिए जब आपका बेसिक साइज ऑफ द होल इज टेकन एज लोअर लिमिट ऑफ साइज ऑफ द होल। बोला जा रहा है बेसिक साइज ऑफ द होल इज टेकन एज, होल का जो बेसिक साइज है वो क्या लिया जाता है, वो लोअर लिमिट साइज ऑफ होल का जो लोअर लिमिट साइज होता है वो लिया जाता है, वही लिया जाता है आपका बेसिक साइज ऑफ होल। यानी कहने का मतलब होल का लोअर लिमिट ऑफ साइज जो होता है वही आपका बेसिक साइज ऑफ होल होता है। और इस कंडीशन में जो आपका मटेरियल जो आएगा होल का, वो सबसे ज़्यादा मटेरियल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मटेरियल देखने को मिलेगा क्योंकि होल जो है सबसे छोटा प्रोड्यूस हो रहा है, और जितना छोटा होल रहेगा उतना ज़्यादा कंडीशन ऑफ मटेरियल आएगा। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम मेटल कंडीशन, इसको बोलेंगे। जब बेसिक साइज ऑफ होल को मानेंगे कब, जब लोअर लिमिट साइज ऑफ होल मानेंगे तब इसको मैक्सिमम मेटल कंडीशन मानेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए। फिर कह रहा कि the higher limit of size of the hole and to limit of the size for the shaft are then selected to give desired fit। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे केवल और केवल फिक्स क्या है, यहाँ पे केवल और केवल फिक्स है लोअर लिमिट। यहाँ पे हायर लिमिट ऑफ साइज को भी हम लोग वैरी करा सकते हैं। हायर लिमिट ऑफ साइज कहने का टोलरेंस जो इस तरीके से बन रहा है, तो हायर लिमिट ऑफ साइज और टू लिमिट साइज फॉर द शाफ्ट का टू लिमिट और हायर लिमिट ऑफ होल, ये दोनों को वैरी करा करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या फिट प्राप्त कर सकते हैं। जो आपको ट्रांजिशन फिट देखने को मिल रहा है, इंटरफेरेंस फिट देखने को मिल रहा है, क्लीयरेंस फिट देखने को मिल रहा है। फिर कह रहा है एक्चुअल साइज ऑफ होल इज ऑलवेज मोर और इक्वल टू बेस साइज। होल का जो एक्चुअल साइज है वो क्या होगा, बेस साइज से, ये बेस साइज से क्या है, बड़ा ही है या फिर उसके बराबर है, बट नेवर लेस देन बेस साइज। बेस साइज से कभी भी छोटा होल का एक्चुअल साइज नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता, या तो बेस साइज के बराबर या बेस साइज से बड़ा ही देखने को मिलेगा, किसमें, होल बेसिस सिस्टम में। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जनरेट हो सकते हैं। अब शाफ्ट बेसिस सिस्टम किसी को कहते हैं, तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम को समझने के लिए हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, शाफ्ट का क्या करेंगे, अपर डिवीजन जीरो करेंगे, अपर डिवीजन जीरो करेंगे। तो शाफ्ट इस तरीके से बना दिए, शाफ्ट इस तरीके से बना दिए। अपर डिवीजन को हम क्या मान लिए, जीरो लाइन मान लिए, इसी को जीरो लाइन मान लिए। तो अपर डिवीजन क्या होगा, इसका जीरो लाइन हुआ, तो लोअर डिवीजन ये नीचे में आएगा इस तरीके से। तो क्या करा, व्हेन द अपर डिवीजन ऑफ द शाफ्ट इज जीरो दैट इज फंडामेंटल डिवीजन, अपर डिवीजन हो जाएगा और जीरो फंडामेंटल डिवीजन निकल आएगा। एंड बाय कीपिंग शाफ्ट एज ए कांस्टेंट मेंबर, और शाफ्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट मेंबर की तरह ट्रीट करेंगे। पहले क्या था, होल बेसिस सिस्टम में हम होल को एक कांस्टेंट मेंबर की तरह ट्रीट कर रहे थे, और किसके डायमेंशन में चेंजिंग करा रहे, वेरिंग करा रहे थे, हम लोग शाफ्ट के डायमेंशन में चेंज करा। यहाँ पे शाफ्ट बेसिस सिस्टम पढ़ रहे थे, यहाँ पे होल के डायमेंशन में वैरी करा करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, व्हेन द अपर डिविएशन ऑफ द शाफ्ट इज जीरो दैट इज फंडामेंटल डिविएशन जीरो, एंड बाय कीपिंग शाफ्ट एज ए कांस्टेंट मेंबर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट आर ऑब्टेन्ड बाय वेरिंग द होल साइज। हम लोग होल साइज को वेरिंग कराकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट प्राप्त करते हैं। देन द लिमिट सिस्टम इज सेड टू बी शाफ्ट बेसिस सिस्टम। तब हम लोग शाफ्ट बेसिस, तब हम लोग इस लिमिट सिस्टम को क्या बोलेंगे, शाफ्ट बेसिस सिस्टम बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए
ये पूरा जो है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है ये आपका पूरा ये शाफ्ट है। ये शाफ्ट का क्या है, यहाँ पे लिखे ये जीरो लाइन है, और ये जीरो लाइन है तो इसका फंडामेंटल डेविएशन या फिर अपर डेविएशन क्या है, अपर डेविएशन जीरो है। इसका लोअर लिमिट है। अब यहाँ पे क्या है, होल सबसे बड़ा इस तरीक़ा से बना दी, एक होल ये होगा तो इस तरीक़े के होल बड़ा हो गया ये शाफ्ट के ट्रांजिशन जोन से, इसको तो कांस्टेंट मान दिए और कांस्टेंट मान करके शाफ्ट को कांस्टेंट मान दिए, और होल के डायमेंशन में क्या वैरी करा रहे हैं, तो इस प्रकार का अरेंजमेंट जो कहलाएगा वो आपको क्लियरेंस फिट कहलाएगा। जब यहाँ पे होल और शाफ्ट का ऐसा भी कंडीशन देखने को मिलेगा कि होल और शाफ्ट का ट्रांजिशन ये टॉलरेंस जोन जो है एक दूसरे को ओवरलैप करे, तो ओवरलैप करेगा तो ट्रांजिशन फिट देखने को मिलेगा। एक कंडीशन ऐसा भी देखने को मिलेगा, शाफ्ट का टॉलरेंस जोन होल के टॉलरेंस जोन से ऊपर देखने को मिले, तो इस तरीक़े से इंटरफ्रेंस फिट देखने को मिलेगा। तो आपको होल बेसिस सिस्टम, शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या है, होल बेसिस सिस्टम में होल को कांस्टेंट रखते हैं, शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट को कांस्टेंट रखते हैं। होल बेसिस सिस्टम में लोअर डिवीजन को जीरो मानते हैं, शाफ्ट बेसिस सिस्टम में हम लोग अपर डिवीजन को जीरो मानते हैं। और यहाँ पे होल बेसिस सिस्टम में जो है से मतलब कि शाफ्ट को डायमेंशन को वैरी कराकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट प्राप्त करते हैं, जबकि शाफ्ट बेसिस सिस्टम में हम लोग किसको, होल के डायमेंशन में वैरिंग कराकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट ऑब्टेन करते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको शाफ्ट बेसिस सिस्टम में पढ़ना है। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, द शाफ्ट बेसिस सिस्टम, शाफ्ट बेसिस सिस्टम को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, स्मॉल एच से। स्मॉल एच स्टैंड्स फॉर डायमेंशन ऑफ शाफ्ट हुज अपर डिवीजन इज जीरो। स्मॉल एच ही बताएगा कि वो किसको स्टैंड कर रहा है, शाफ्ट के डायमेंशन को बता रहा है जिसका अपर डिवीजन क्या है, जीरो है। तो स्मॉल एच रिप्रेजेंट दैट शाफ्ट बेसिस सिस्टम हुज अपर डिवीजन विल बी जीरो। फिर बेसिक साइज ऑफ द शाफ्ट इज टेकन अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट मैक्सिमम मेटल कंडीशन। मैक्सिमम मेटल कंडीशन इसमें शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होगा, जब बेसिक साइज ऑफ शाफ्ट क्या किसको मानेंगे, अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट को मानेंगे। अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट का अपर लिमिट अगर बेस साइज ऑफ शाफ्ट मान लेंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम मेटल कंडीशन देखने को मिलता है। देखिए शाफ्ट इस तरीक़ा से है, शाफ्ट इस तरीक़ा से है। अब शाफ्ट में ये पूरा खचाखच इसमें क्या भरा हुआ है, मेटल भरा हुआ है। तो इसको अगर और किसी तरीक़े से क्या करेंगे, मटेरियल रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे ये अपर लिमिट, सबसे अपर लिमिट ये है, अपर लिमिट है। तो यहाँ पे सबसे ये पूरे में जो है मैक्सिमम क्या आ रहा है, मेटल आ रहा है। ये पूरे मैक्सिमम इतना हटा देंगे, इतना उड़ा देंगे तो क्या होगा, इतना ख़त्म कर देंगे इतना, तो अब इतना ही पोर्शन बचेगा मटेरियल ना, तो मैक्सिमम तो नहीं होगा। मैक्सिमम तो ये पूरा था, तो मैक्सिमम कब आ रहा है, अपर लिमिट कंडीशन पर। तो जब बेस साइज जो है अपर लिमिट को टच करें, अपर लिमिट को मान लिया जाए, अपर लिमिट को ही बेस साइज मान लिया जाए, तब यहाँ पे शाफ्ट बेसिस सिस्टम में मैक्सिमम मेटल कंडीशन कहलाएगा। तो मैक्सिमम मेटल कंडीशन शाफ्ट बेसिस सिस्टम में तब होगा जब शाफ्ट का बेस साइज जो है अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट से क्या कर जाए, ये अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट मान लें बेसिस सिस्टम को, तब जाकर के मैक्सिमम मेटल कंडीशन शाफ्ट बेसिस सिस्टम में आता है। फिर क्या करा, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट एंड टू लिमिट ऑफ होल आर सिलेक्टेड टू गिव द डिजायर्ड फिट। यहाँ पे डिजायर्ड फिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, अपर लिमिट तो फिक्स रहता है, लोअर लिमिट शाफ्ट और टू लिमिट ऑफ होल, लिमिट होल के दो लिमिट को वायरिंग करा करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट ऑब्टेन कर सकते हैं। कह रहा है एक्चुअल साइज ऑफ शाफ्ट, एक्चुअल साइज ऑफ शाफ्ट इज ऑलवेज लेस देन बेसिक साइज और इक्वल टू बेसिक साइज बट नेवर मोर देन बेसिक साइज। अभी बोले शाफ्ट बेसिस सिस्टम में जो है वो अपर डिवीजन इसका क्या होता है, अपर डिवीजन जीरो होता है, यानी फंडामेंटल डिवीजन। अब यहाँ पे जितने भी शाफ्ट आपको प्रोड्यूस होंगे उसका एक्चुअल साइज ऑफ शाफ्ट जो प्रोड्यूस होगा वो सारा का सारा जो होगा सो क्या अपर लिमिट से क्या कम ही होंगे। ये अपर लिमिट के बेस, अपर लिमिट ही बेस साइज है, बेस साइज के बराबर, ये बेस साइज से कम ही होंगे, बेस साइज से कभी भी बड़ा नहीं होगा। ये देखने को मिला किसमें, शाफ्ट बेसिस सिस्टम में। तो आपको सारा का सारा डिफरेंस हम आपको सारा का सारा बता चुके हैं। होल बेसिस सिस्टम शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो होल बेसिस सिस्टम में क्या है, होल बेसिस सिस्टम में क्या मानते हैं, लोअर डिवीजन ऑफ होल इज जीरो, जो कि फंडामेंटल डिवीजन भी जीरो होता है। ये शाफ्ट बेसिस सिस्टम अपर डिवीजन जीरो। फिर होल बेसिस सिस्टम में लिमिट ऑन द होल आर केप्ट कांस्टेंट। होल बेसिस सिस्टम में हम लोग होल को कांस्टेंट मानते हैं, जबकि शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट को कांस्टेंट रखते हैं। फिर क्या होल बेसिस सिस्टम इज प्रेफर्ड इन मास, ये जो है मास प्रोडक्शन में प्रेफर किए जाते हैं, जबकि शाफ्ट बेसिस सिस्टम मास प्रोडक्शन में प्रेफर नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ये जो है इकोनॉमिकली होता है, ये आपका ये इकोनॉमिकली होता है, लेकिन शाफ्ट बेसिस सिस्टम इकोनॉमिकली नहीं होता है। फिर अगला डिफरेंस कर रहा है, होल बेसिस सिस्टम स्मॉल स्टोरेज स्पेस इज रिक्वायर्ड। इसके लिए बहुत छोटे स्पेस की जरूरत पड़ता है स्टोरेज करने के लिए, जबकि इसके लिए ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ता है।
अब यहाँ पे देखिए इकोनॉमिकल कहने का मतलब होल बेसिस सिस्टम इकोनॉमिकल क्यों है। होल बेसिस सिस्टम इकोनॉमिकल ये है कि इसलिए क्योंकि होल को हम कांस्टेंट में रख रहे हैं और शाफ्ट के डायमेंशन में वेरी करा रहे हैं। तो शाफ्ट का डायमेंशन जो है अलग अलग जो है बहुत ईजिली हमको मिल जाएगा। ईजिली मिल जाएगा तो हमको कम कॉस्ट पे करना पड़ेगा। लेथ मशीन पे हम हर अलग डायमेंशन हम शाफ्ट का प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपको जब होल प्रोड्यूस करना होता है तो होल के प्रोड्यूस करने के लिए आपको ये बोरिंग करना पड़ेगा, ड्रिलिंग करना पड़ेगा, ब्रोचिंग करना पड़ेगा, रीमिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। और ये रीमिंग प्रोसेस करने के लिए रीमिंग प्रोसेस करेंगे तभी जाकर के आपको शार्प आपका होल प्रोड्यूस होगा। और शार्प आपका एक एक्यूरेट डाया का शार्प ये सॉरी होल प्रोड्यूस होगा। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करने पड़ेंगे। उस तरीक़े से आपको इंस्ट्रूमेंट मतलब स्पेसिफिकली आपको ला करके रखना पड़ेगा, आपको मंगवाना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा, तब जा कर के इसके लिए आप उस एक्यूरेट डाया का शाफ्ट ये होल आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम साइज ऑफ होल ही क्या कर दिए, कांस्टेंट रख दिए। तो मेरा जो मेन कॉस्ट है वो रीमिंग प्रोसेस ये सब करने का वो तो खत्म हो गया। और शाफ्ट के डायमेंशन को हम इजीली कम कॉस्ट में हम क्या कर सकते हैं, वेरी करा सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे इसीलिए इकोनॉमिकल होता है। यहाँ पे शाफ्ट बेसिस सिस्टम क्या होता है, होल को क्या डिफरेंस ये होल में क्या करना है, वायरिंग कराना। और होल के डायमेंशन में वायरिंग कराना हमारे लिए डिफिकल्ट है। और डिफिकल्ट होगा तो आपका शाफ्ट बेसिस सिस्टम ज़्यादा मास प्रोडक्शन में यूज नहीं किए जाते हैं और ये इकोनॉमिकल भी नहीं होते हैं। तो आपको ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। अब बात आता है सिलेक्टिव असेंबली क्या है। सिलेक्टिव असेंबली क्या है, तो सिलेक्टिव असेंबली को हम लोग कैसे किस तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए कि जब हम लोग पार्ट का असेंबल कर रहे थे तो होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम ये सॉरी पार्ट का असेंबल कर रहे थे तो होल और शाफ्ट इस तरीके से असेंबल हो रहे थे। चलिए एग्जांपल दूसरा इस तरीके से लेते हैं, माना कि इस तरीके का क्लियरेंस फिट का लेते हैं, ये शाफ्ट है, ठीक है। तो होल और शाफ्ट का जब असेंबली करा रहे थे तो कभी कभी ये देखने को मिल रहा कि 1000 प्रोडक्ट 1000 शाफ्ट बनाए और होल भी मैन्युफैक्चर किए। अब इसको असेंबल करना पड़ेगा। तो असेंबल करने के दौरान अगर इसमें हम इसको अगर एक कैटेगरी में इसको ग्रेड में डिवाइड नहीं करेंगे, इसके टॉलरेंस को क्या करेंगे, ग्रेड में अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो ग्रेड में नहीं डिवाइड करने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो असेंबल होगा वो प्रॉपर नहीं आएगा। जैसे कि किसी भी बंदा का दिल का अरमा होगा, जैसे कि मतलब कि हाँ किसी के बंदा का दिल का अरमा हो कि हम अपना लव मैरिज शादी करें, ठीक है, कहानी सुनिएगा। लव मैरिज हम शादी करें, लेकिन लव मैरिज उसको करने का इच्छा रहता है, वो अपना गर्लफ्रेंड के साथ वो खुद से ही अपना मतलब कि शादी करना चाहता है। देखिए किसी मजबूरी बस उसको क्या कर दिया जाता है, उसको अरेंज मैरिज कर दिया जाता है। तो बंदा ज़िंदगी भर क्या रहता है, दुखी रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्यों रहता है, क्योंकि उसका जो है सिलेक्टिव असेंबली उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उनके मम्मी पापा उसके अकॉर्डिंग नहीं सिलेक्ट किए, इसीलिए वो ज़िंदगी भर दुख रहता है। फिर ऐसा भी होता है जैसे कि मतलब कि लड़का इतना लंबा और लड़की इतना लंबी है, अब दोनों के बीच में हाइट में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो ये दोनों के बीच में रिलेशन ये होगा शादी का, वो हाइट एक का बहुत बड़ा एक का हाइट बहुत छोटा होता है। तो जब हम लोग लड़का लड़की को देखने चलते हैं तो वहाँ पे एक क्या हाइट भी फैक्टर मायने रखता है कि भैया लड़का का हाइट जो है वो लड़की के हाइट से दोनों का, लड़की का हाइट लड़के का हाइट से थोड़ा सा मतलब कि 19-20 है या नहीं। तो जब रहता है तो वहाँ पे हाइट फैक्टर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, हाइट को हम लोग क्या सिलेक्ट किए, हाइट को सिलेक्ट किए। जैसे ही आपको लड़का का हाइट ज़्यादा था और लड़की का हाइट बहुत छोटा था तो इस लड़के को क्या कर देते थे, रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन जैसे ही लड़की का हाइट ये मतलब लड़का का हाइट के बराबर, तो चलो भैया कुछ रहे या नहीं, लेकिन लड़की का हाइट अच्छा है, सही है, मेरे हाइट के लगभग के अप्रोक्स में है। तो यहाँ पे हाइट एक आपका सिलेक्टिव असेंबली बन जाता है लड़की के लिए। तो सिलेक्टिव असेंबली कहने का मतलब यही हुआ कि जब हम लोग होल और शाफ्ट को असेंबल करेंगे तो होल और शाफ्ट को असेंबली करने चलेंगे तो असेंबली के दौरान देखेंगे कि उसमें अलग अलग टॉलरेंस का अलग अलग ये डायमेंशन का शाफ्ट और होल सॉरी ये होल है और ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है। तो अलग अलग डायमेंशन का होल एंड शाफ्ट प्रोड्यूस हुआ है। अब इसको असेंबल करेंगे तो कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा कि सबसे छोटा वाला होल और सबसे बड़ा शाफ्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे कम क्लियरेशन देखने को मिलेगा। और एक बार ऐसा होगा सबसे बड़ा होल और सबसे छोटा शाफ्ट।
तो यहाँ पे क्लियरेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जितना हमें ज़रूरत है क्लियरेंस का वो चीज़ एक्चुअल नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे वर्क जो है प्रॉपर हमारा कंपोनेंट ये मशीन जो है वो प्रॉपर वर्क अच्छे तरीक़े से नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरेंस में हम क्या किए हैं, मेंटेन नहीं रख करके चले हैं, मेंटेन नहीं किए हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, टॉलरेंस जो है उसको ही हम क्या कहेंगे, ग्रेडिंग कर दें। ग्रेडिंग इसलिए किए ताकि इसका टॉलरेंस जो इससे, इसका टॉलरेंस जो इससे, इसका टॉलरेंस जो इससे अगर मैच करा देंगे तो आपका जो है वो सारे कंपोनेंट के बीच में लगभग जो क्लियरेंस गैप जो है वो क्लियरेंस गैप है लगभग सारे में लगभग ही बराबर ही देखने को मिलेगा। और बराबर देखने को मिलेगा तो मेरा पूरा सारा मतलब कि इंजन जो है, मेरा सारा जो प्रोडक्ट है वो इक्वली परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे सारा सिलेक्टिव असेंबली कह रहा है। इन सिलेक्टिव असेंबली ऑल द पार्ट्स होल एंड सब प्रोड्यूस्ड आर मेजर्ड एंड ग्रेडेड इनटू ए रेंज ऑफ डायमेंशन विथ द टॉलरेंस। क्या बोल रहा है, ये सिलेक्टिव असेंबली कह रहा है ऑल द पार्ट्स जो आप प्रोड्यूस्ड कर चुके हैं होल और सॉफ्ट का, ये सॉफ्ट का प्रोडक्ट जो है वो आपको प्रोड्यूस्ड कर चुके हैं और उसको क्या करना है, मेजर करना है, ग्रेड करना है इनटू द रेंज ऑफ डायमेंशन विद इन ए टॉलरेंस। जो टॉलरेंस दिया है उसको क्या करना है, मेजर करना है, उसको ग्रेडेड करना है। इट इज़ डन टू इंश्योर दैट पार्ट चूजन रेंडमली फ्रॉम one group can be assembled to meet part chosen randomly from the corresponding group। ये ग्रेडिंग करने से क्या होगा, इसको करने से क्या होगा, जैसे हम लोग मतलब कैसे ये ग्रेडिंग कर देंगे, ग्रेडिंग करने से क्या होगा, एक टॉलरेंस जोन का एक ग्रेड दूसरे से ये चूज कर लेंगे, फिर इसका कोई भी कंपोनेंट दूसरे ग्रेड का ये कंपोनेंट इसके हिसाब के दूसरे ग्रेड से ये टच कर ये असेंबल कर देंगे और फिर हिसाब होल का थर्ड ग्रेड जो है वो साफ का थर्ड ग्रेड से ये असेंबल कर देंगे। इससे हमारा क्या होगा, एक्यूरेसी मेंटेन रखने को देखने को मिलेगा। तो वही करा, इट इज़ डन टू इंश्योर दैट पार्ट चूजन रेंडमली फ्रॉम एनी ग्रुप कैन बी असेंबल टू मेटिंग पार्ट्स चूजन रेंडमली फ्रॉम द corresponding ग्रुप। जैसे इसका सेकेंड ग्रुप सिलेक्ट किए होल का, तो शार्ट का भी सेकेंड ग्रुप, होल का फर्स्ट ग्रुप ऊपर सिलेक्ट किए तो इसका भी शार्ट का भी फर्स्ट ग्रुप सिलेक्ट किए, होल का थर्ड ग्रुप सिलेक्ट किए तो शार्ट का भी थर्ड ग्रुप सिलेक्ट किए। इससे क्या होगा, हमारा मीटिंग करने में जो असेंबल करने में हमारी आसानी होगा। टू गेट डिजायर्ड टाइप्स ऑफ फिट, ताकि हमारा डिजायर्ड टाइप्स ऑफ फिट प्राप्त हो, कैन बी ऑब्टेन आफ्टर असेंबली के बाद हमें एक डिजायर्ड फिट ऑब्टेन हो विदाउट फर्दर मशीनिंग, बिना किसी मशीनिंग किए हुए। दिस इज़ नोन एज सिलेक्टिव असेंबली। इसी को हम क्या बोलेंगे, सिलेक्टिव असेंबली बोलेंगे। फिर कह रहा है इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये सिलेक्टिव असेंबली से हम लोग क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसको ग्रेड में अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा होल को हम सबसे ये छोटे शाफ्ट से मैच करा देंगे तो यहाँ पे क्लियरेंस गैप किसी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, किसी में क्लियरेंस गैप बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा, कुछ प्रोडक्ट हमको क्या होंगे, रिजेक्शन में डालना पड़ेगा, और रिजेक्शन में डालेंगे तो मेरा मटेरियल कॉस्ट क्या होगा, मटेरियल का लॉस होगा तो मेरा कंपनी क्या लॉस में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो सिलेक्टिव असेंबली मेथड अप्लाई करके यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप ये फाइंड करना होता है, तो आपको प्रोसेस कैपेसिटी आपको बता देगा। प्रोसेस कैपेसिटी अगर टॉलरेंस डिजायर्ड से हम डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ ग्रुप निकल जाएगा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर लास्ट में इंटरचेंजेबिलिटी को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग विद DLP।